अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 33। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह एपिसोड नंबर 33। वो दरवाजा खटखटा खटखटा कर थक चुकी थी। वो दरवाजा खटखटा खटखटा कर थक चुकी थी। इसके हाथ भी दर्द करने लगे थे। एक जगह आकर बैठते हुए इसने अपना सर घुटनों में दे दिया था। इसे यकीन था कि बाला हरगिज इसे यहाँ उठाकर नहीं लाया। इसकी तो बारात आई हुई थी। वो बाहर था, उन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मतलब साफ था कि इसे यहाँ लाने वाला कोई और था। कौन हो सकता था इसका दुश्मन? इसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो क्या इसके भाई के साथ दुश्मनी निभाने के लिए कोई इसे यहाँ लाया था? वो परेशानी से सोच रही थी। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था, जबकि यहाँ इस खामोश गुफा में से खौफ भी महसूस हो रहा था। वो कहाँ फंस गई थी, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं बैठे बैठे इसने रोना शुरू कर दिया था। जिंदगी में इसने कभी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था जितना कि वो आज कर रही थी। न जाने वहां शादी पर क्या हो रहा होगा, इसके भाई का मकसद पूरा भी हुआ होगा या नहीं, वो सारे टिकट पकड़े गए होंगे या नहीं, इसके भाई को पता भी चला होगा कि इसके बारे में या नहीं। दिमाग में कहीं सवाल गर्दिश कर रहे थे, लेकिन जवाब नहीं था कोई भी। बस इस कमरे में खामोशी सी रोशनी थी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ बरसों से वीरान पड़ा है। यहाँ जमीन के अलावा बैठने के लिए और कोई जगह तक नहीं थी और यहाँ जमीन पर बैठे बैठे भी वो थक चुकी थी। लेकिन इसे दूर दूर तक किसी के यहाँ आने का इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे। खाना मंगवा लिया है सरदार, चलो देख कर आते हैं इस बीबी को। हम इसे यहाँ उठाकर लाए थे अपने फायदे के लिए, लेकिन ये बीबी तो हमारे ही फायदे उठाएगी। सरदार, तुम्हारा प्लान तो बुरी तरह से फेल हो गया। मैं तो सोच रहा था कि अब हम डकैत कबीले के सारे डाकुओं को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे, लेकिन सरदार दिलदार ने तो तुम्हारा ही खेल तुम पर उल्टा दिया। अब हम इनकी गुलामी करेंगे, गवाह हुई लड़की की हिदमत करेंगे। लो आ गया शाही खाना इस लड़की के लिए। वो खाने का बड़ा सा ट्रे इसके सामने रखते हुए बोला। इसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो क्या क्या सोचे हुए थे। इसे तो लग रहा था कि अब डकैत कबीले के सारे लोग इनकी गुलामी करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो गया था। खुद डाकू रागा भी परेशानी से सर पकड़ कर बैठा हुआ था। इसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वे कुछ ही देर में पता लगा लेंगे कि बाला की मनकुहा इनके पास है। वो तो बहुत कुछ सोचे हुए थे। इसकी सारी की सारी सोचें दरी की दरी रह गई थी। बाला डाकू भी इसके सिवा इस वक्त सिवाय डाकू सरदार की बात मानने की और कुछ नहीं कर सकता था। वो खामोशी से खाने की बड़ी सी ट्रे उठाकर इस बंद गुफा की तरफ जाने लगा, जहां पर इन लोगों ने बेला को कैद करके रखा था। कहाँ वो बड़े बड़े खौफ देख रहे थे, कहाँ ये लड़की नहीं गले पड़ गई थी। बेशक सरदार दिलदार ने सब कुछ इससे सीखा था, लेकिन वो बहुत पीछे रह गया था। जेल में 8 साल गुजार कर नागा डाकू को अकल के मामले में सरदार दिलदार से बहुत पीछे छूट चुका था और इस बात का एहसास इसे आज हुआ था। आहिस्ता से सामने से पत्थर हटा तो एक दरवाजा सा खुला था। बेला जो दुल्हन के सुरख लिबास में आराम से जमीन पर बैठी अपने सर घुटनों में दिए हुई थी, अचानक से उठाकर इसकी तरफ देखने लगी, जहां से एक आदमी एक बाजू में बड़ा सा ट्रे उठाए अंदर दाखिल हो रहा था। इसका एक ही बाजू था। वो इसे देखते ही समझ चुकी थी कि ये वही घटिया इंसान है जो इसके घर पर आया था। इसने अजीब अंदाज में इसे छुआ था। बेला इसकी हरकत को भूली नहीं थी। ये इंसान यहाँ पर था तो यकीनन इसे अगवा करने वाला यही था, लेकिन ये तो बाला का ताया था। इसके कबीले का पुराना सरदार था। राका डाकू इसके बारे में और कुछ नहीं जानती थी। बस इतना जानती थी जितना इसने खुद आकर इनके घर में बताया था, जैसे ये इनका ताया है। और आज तक भाला ने जो कुछ भी सीखा है इसी से सीखा है। वो परेशानी से खड़े इसके वो परेशानी से सामने खड़े इस आदमी को देखने लगी, जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए से बड़े से खाने के इसके सामने बड़ा सा ट्रे रख चुका था। वो अजीब तरह की कैफियत का शिकार थी। इसे डर तो हरगिज नहीं लग रहा था इस आदमी से, हाँ, लेकिन गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा कि दिल कर रहा था ये ट्रे उठाकर इसी के मुंह पर दे मारे। बेटी, ये खाना खा लो, अपना बहुत ख्याल रखना, किसी तरह की परेशानी करने की जरूरत नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम्हारा भाई जल्द ही तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। अरे, हमें तो पुलिस वालों से थोड़ा सा मसला था, इसीलिए तुम्हें यहाँ उठाकर लाई, लेकिन हम थोड़ी ना जानते थे कि बाला तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मुझे तो लग रहा है कि इसने किसी बदले बदले के चक्कर में तुमसे निकाह किया है। पुलिस वालों के साथ वो अपनी दुश्मनी निभा रहे, लेकिन मुझे थोड़ी अंदाजा था कि वो सच में तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कभी लेके डाकू हमें जान से मार डालेंगे। वो तो वैसे भी हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। बेटी, आराम से बैठकर यहाँ खाना खा लो, हम तुम्हारे कमरे का इंतजाम कर देते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो। बाकी तुम भी कुछ वक्त तक हमारे साथ तामन करने की कोशिश करना। वैसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि इसका बदला हुआ अंदाज बेला को समझ नहीं आ रहा था। ये इंसान ऐसा तो हरगिज नहीं था जिस तरह वो खुद को पेश कर रहा था। फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक होगा, घबराने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लेकर आए थे। तुम बाला की मोहब्बत हो, तुमसे इतना प्यार करता है, हमारे लिए तुम बहुत अहम हो। हम तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तुम हमारे साथ थोड़ा सा तामन करो और कुछ भी नहीं। हमने जो भी किया वो पुलिस वालों के खिलाफ किया। हमें थोड़ी पता था कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूँ। वो इसे कहते हुए इसके सामने से उठता बाहर निकल गया था, जबकि वाला हैरान और परेशान इसकी बातें सुन रही थी। इसे भूख तो लगी हुई थी, सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन ये आदमी इसकी समझ से बाहर था। वो इसकी समझ में नहीं आ रहा था। जब पहली दफा ये आदमी से मिला था तब वो इसे कुछ और बनकर मिला था, अब कुछ और बनकर मिल रहा था। एक बात तो क्लियर थी कि इसने बहुत सारे रूप थे और ये आदमी बहुत शातिर था, लेकिन ये बात भी क्लियर थी कि वो डकैत कबीले के डाकू से काफी ज्यादा खौफजदा था। लेकिन इस वक्त पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहती थी। वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। इस आदमी की बातों से इसे तो यही अंदाजा हुआ था कि वो यहाँ महफूज है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग एतबार के लायक हरगिज नहीं थे। खाने की ट्रे सामने करते हुए इसने खाना खाना शुरू किया था, ना जाने क्यों, लेकिन ये सोच कर कि यहाँ पर मौजूद लोग जो इसके अगवा करके यहाँ लाए वो खुद ही इस कदर खौफजदा हैं कि इसकी खिदमतें करने पर आ गए हैं। इसे अच्छा लग रहा था। अगर अगवा करने वालों की ये हालत थी तो फिर वो क्यों घबराती, या फिर वो क्यों किसी के सामने टेंशन लेती। खुद को रिलैक्स करते हुए इसने खाना खाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इतनी भी रिलैक्स नहीं हो सकती थी। जो भी था ये जगह, ये लोग बहुत अजीब थे और इसे बहुत अजीब तरह की जगह पर रखा गया था और वो यहाँ मजीद नहीं रहना चाहती थी। बस यही दुआ मांगते हुए कोई ना कोई इसे यहाँ से निकाल कर ले जाए। वो खुद को परसुकून करने की कोशिश कर रही थी, हाँ, लेकिन वो परसुकून नहीं हो रही थी। इसके दिल को कुछ ना कुछ दिलासा हो चुका था कि इसे यहाँ कोई खतरा नहीं है। सरदार और बाला ना जाने कहाँ गुम
कहाँ गए हुए थे। कबीले में इस वक़्त हर कोई मौजूद था सिवाय इन दोनों के। जुमरू तो परेशानी से कबीले के मैदान में ही घूम रहा था, जबकि दुआओं को ऊपर कमरे में छोड़कर गया था। वो तब से नीचे नहीं आई थी। जुमरू भी बार-बार इससे आकर पूछ रहा था कि इन लोगों की कोई खबर मिली या नहीं, लेकिन न जाने वो लोग कहाँ रह गए। इन्हें यहाँ छोड़कर वो ऐसे गायब हुए थे कि इनकी कोई खबर ही नहीं मिली थी। 2-3 दफ़ा तो वो फ़ोन भी करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन आज इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अब तो इन्हें परेशानी होने लगी थी कि कहीं वो रागा डाकू की दुर्गत बनाने तो नहीं चले गए। जो भी था, बेशक बाला बिल्कुल भी इस चीज़ को अहमियत ना दे, लेकिन ये हकीकत इग्नोर नहीं की जा सकती थी। बेला इस वक़्त इसके निकाह में थी। वो इसकी इज़्ज़त थी, वो इसकी तरह इसे खतरनाक डाकू के बीच नहीं छोड़ सकता था। वो अपनी ही परेशानी में लगा हुआ था। जब इसे कबीले के अंदर की तरफ कोई आता नज़र आया था, इसे तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए डकली रायदारी अबूर की, तो इसे सामने ही रेयान खड़ा नज़र आया। रेयान यहाँ क्या कर रहा था? इसे तो इस वक़्त अपनी बहन की तलाश में होना चाहिए था। इसे यहाँ आने का मकसद क्या था? कहीं से कोई सबूत तो नहीं मिल गया था? क्योंकि वो कबीले में तो इसी वज़ह से आने वाला था, ताकि सरदार ने कहा था कि अगर इसे कोई भी सबूत मिल जाता है तो वो बेशक कबीले में आकर इसे गिरफ्तार करके ले जाए। तो कहीं वो कोई सबूत तो नहीं ढूँढ कर लाया था। वो परेशानी से आगे बढ़ते हुए इसे रास्ते में आ गया था। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कोई सबूत लेकर आए हो क्या हमारे खिलाफ? अगर हाँ, तो तुम कबीले के अंदर आ सकते हो, वरना तुम जैसे इंसान की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। वो इसे रास्ते में रोक गया था, जबकि रेयान ने एक नज़र छोटे से लड़के को देखा। वो जानता था कि ये इंसान कम से कम सरदार के लिए बहुत अहमियत रखता है। मुझे सरदार से मिलना है, मुझे इससे काम है। बाला और सरदार से मेरी मुलाकात करवा दो। मैं अपनी बहन के सिलसिले में इनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना ही मैंने इसके खिलाफ कोई सबूत ढूँढा है। फिलहाल मैं अपनी बहन की इज़्ज़त और ज़िंदगी की हिफाज़त चाहता हूँ। इसे देखते हुए बोला तो जुमलों ने ज़रा शक की नज़र से इसे देखा था। इंस्पेक्टर, तुम इतने सीधे नहीं हो जितना सीधा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन ड्रामों की कोई अहमियत है? मेरे ख्याल में तुम्हें ये ड्रामे कहीं और जाकर करने चाहिए। यहाँ आने की असल वजह बताओ। जुमलो हरगिज़ इसकी बातों में आने वाला नहीं था। मुझे अपनी बहन के शौहर से बात करनी है। क्या तुम मेरी इसे मुलाकात करवा सकती हो जुमरू? इसके अलावा मैं फिलहाल और कोई बात नहीं करना चाहता। इस वक़्त मैं जिस तरह की सिचुएशन में गुज़र रहा हूँ, बाला और सरदार के अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वो जैसे हार मानकर यहाँ आया था। इसके अंदाज़ पर जुमरू हल्का-सा मुस्कुराया। क्यों इंस्पेक्टर साहब, वर्दी वालों ने मदद करने से इनकार कर दिया? वैसे भी वर्दी वाले किसी के नहीं होते सिवाय पैसे के, लेकिन अफ़सोस के यहाँ पर भी आने का तुम्हारा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाला और सरदार कहीं गए हुए हैं। अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई। अगर चाहो तो इंतज़ार कर सकते हो, अगर चाहो तो वापस जाकर खुद अपनी बहन के लिए कोई और रास्ता ढूँढ सकते हो। जुमरू बेफ़िक्र अंदाज़ में कहते हुए पलटने लगा, तो रेयान वापस जाने के बजाय इसके साथ ही कबीले के तरफ आने लगा था। इसने एक नज़र पलटकर इसकी तरफ देखा, फिर कंधे उचकाते हुए आगे बढ़ गया था। इसे कबीले के बीच में रखी कुछ चारपाई वो सीधी करते हुए इसे बैठने का इशारा किया था, जबकि खुद वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। लेकिन इसने रेयान को किसी भी लेकिन इस वक़्त रेयान को किसी की भी परवाह नहीं थी सिवाय अपनी बहन के। हाँ, यहाँ वो भी अपने मतलब के लिए ही आया था, क्योंकि इतना तो वो समझ चुका था कि इसके मामले में सिवाय बाला और सरदार के इसकी और कोई मदद नहीं कर सकता। वो दोनों पुरसुकून से कबीले में दाखिल हुए थे। चेहरे पर सुकून ही सुकून था। सरदार ने घोड़े से उतरते हुए शेरदिल की रस्सी से थमाई थी, ताकि वो इसे अस्तबल ले जाए, लेकिन कबीले के बीचों-बीच चारपाई पर रेहान अकरम को बैठे देखकर इसने बाला को हल्का-सा इशारा किया, जिस पर वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता इसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया था। बाला को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ था, लेकिन बाला ने इसे बिल्कुल भी कोई अहमियत न दी। हाँ, लेकिन सरदार इसके पास आकर ज़रूर रुक गया था। अरे परेशान लग रहे हो इंस्पेक्टर, क्या हुआ? तुम्हारी पुलिस फ़ोर्स ने तुम्हारा सावधानी से इनकार कर दिया क्या? कहा इन लोगों ने कि तुम्हारी बहन की जान से कहीं ज़्यादा ये मकसद अहमियत रखता है? इन लोगों को क्या चाहिए? प्रमोशन, इनाम की रकम, वर्दी पर सितारे और बड़ा नाम, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? फिर ऐसा तो होता ही है। इस तरह के कामों में पहले ही बताया था तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती ना। यकीनन यहाँ पर आने की वजह तुम्हारी बहन ही होगी, क्योंकि सबूत ढूँढने की औकात नहीं है तुम्हारी। और हकीकत तो यह है कि औकात तुम्हारी बहन की जान बचाने की भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी नाक बहुत ऊँची है ना। खैर, अब क्या सोचा है तुमने, क्या करना है? अब तुम्हारी बहन की इज़्ज़त और जान को खतरा है। बेहतर होगा कि यहाँ वक़्त पर बात करने के बजाय तुम अपनी बहन को ढूँढो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सरदार। वो न जाने क्या-क्या कहने वाला था जब वो इसकी बात काट गया था। इसके अंदाज़ पर सरदार ने हैरत का इज़हार किया था। क्या मदद चाहिए तुम्हें मेरी? एक डाकू की, एक डकैत की, एक डाकू, एक गुनहगार, कातिल, लोगों को बर्बाद करने वाला बाला तुम लोगों की क्या मदद कर सकता है? कहाँ तुम वर्दी वाले, कहाँ मैं एक चोर डाकू। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो नफ़े में सर हिलाते हुए चारपाई पर बैठ गया था, जबकि रेहान सर झुकाए इसे देख रहा था। ना जाने क्यों सरदार को इस पर तरस आ गया था। हालांकि वो तरस खाने के काबिल हरगिज़ नहीं था। अच्छा बताओ, किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? और फर्ज करो कि मैं तुम्हारी मदद कर भी देता हूँ, तो मुझे क्या फायदा होगा? मेरा मतलब है, तुम्हारी मदद करने से मुझे भी तो कुछ हासिल होना चाहिए ना। बकौल तुम्हारे एक मतलबी और खुदगर्ज इंसान हूँ मैं। अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं सोचता, तो जाहिर सी बात है मुझे मेरे फायदे के मुताबिक कुछ तो देना ही होगा तुम्हें। तुम जानते हो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देख सकता सरदार, लेकिन ये हकीकत है कि मेरी पुलिस फोर्स ने मेरी कोई मदद नहीं की। इन सबको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। इन्हें इनामी रकम चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। मेरी बहन की जिंदगी और इज्जत इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इन लोगों की नजरों में मैं ऐसे मिशंस में इस तरह की छोटी-मोटी कुर्बानियां जायज़ हैं, लेकिन मैं अपनी बहन को किसी तरह मिशन का हिस्सा बनाकर इसे कुर्बान नहीं करना चाहता। मुझे मेरी बहन सही सलामत अपने सामने चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की इन सब चीज़ों में अपनी बहन को शामिल करके। मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि इनकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। मैं इसे सही सलामत अपनी माँ के सामने लेकर जाना चाहता हूँ, और ये तभी मुमकिन है जब तुम मेरा साथ दो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सरदार। मैं जानता हूँ इस मामले में सिवाय तुम्हारे और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुमने भी इनकार कर दिया तो शायद एक पुलिस वाला नहीं, एक भाई, एक बेटा हार जाएगा। सरदार, तुम जानते हो मैं इतने अरसे से तुम्हारे सामने हार रहा हूँ, और मुझे कभी भी इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। मैंने हर दफ़ा एक दफ़ा फिर से कोशिश की, एक नए आज़म के साथ। कभी ये नहीं ही सोचा कि मैं नाकाम हो गया हूँ तो दोबारा कभी कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन इस दफ़ा अगर मैं नाकाम हो गया तो शायद मैं दोबारा कभी उठकर खड़ा नहीं हो सकूँगा। मैं अपनी माँ की आंखों में कभी आंखें डालकर बात नहीं कर सकूँगा। शायद ये कभी सर उठाकर चल नहीं सकूँगा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तुम लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं इन लोगों की बातों में आ गया था, ये सोच के कि बाला
बाला ने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन से बदला लेने के लिए शादी की है। मैं इसकी मोहब्बत को देखना नहीं चाहता था, समझना नहीं चाहता था। मुझे बस किसी भी तरह तुम लोगों को जेल के चारदीवारियों के पीछे लाकर जाना था, यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। तुम जानती हो मैंने उठते बैठे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। हाँ, ये हकीकत है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पकड़ने का जुनून था, और ये जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि मैं तुम्हारे अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलत किया है। मैं ना तो बाला की मोहब्बत को समझ पाया और ना ही अपने लोगों के मतलब को। अगर वो इतनी बड़ी मुसीबत में मेरा साथ नहीं दे सकते तो ऐसे लोगों से उम्मीद लगाना बेकार है। इन लोगों की मिन्नतें करने के बजाय मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी मदद करो सरदार, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अपनी बहन को इन पुलिस वालों के आश्रय पर नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं जानता वो आदमी कितना खतरनाक है, और ना ही मैं फिलहाल कुछ भी और जानना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की जिंदगी अजीज है, इसकी इज्जत अजीज है। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक भाई को इस वक्त होने से बचा लो। वो सचमुच में इसके आगे हाथ जोड़ गया था। इस वक्त वो इस भाई, एक बेबस बेटे और एक बेबस भाई की और कुछ ना लगा था। यहाँ से सीधे आगे चले जाओ, अस्तबल में बाला बैठा है, जाओ और इसको कहो कि अपनी मनकोहा को इज्जत से लेकर आए। तुम इसे इज्जत से रुखसत करोगे? वो मेरी बात मानेगा? सरदार की बात पर वो हैरान होते हुए पूछने लगा। तो सरदार हल्का सा मुस्कुराया था। क्यों नहीं मानेगा वो तुम्हारी बात? वो इसकी बीवी है, इसका फर्ज बनता है वो अपनी बीवी को हर तरह की मुसीबत से निकाल कर लाए। और वैसे भी तुम क्यों इतना रोना धोना कर रहे हो? जिसका फर्ज है इसे जाकर बोलो ना। तुम एक पुलिस वाले हो, एक ईमानदार पुलिस वाले, जो रिश्वत नहीं लेते, जो गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है, जिसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। अपने 8 साल के कैरियर में तुमने आज तक खुद को टके टके के लोगों के सामने जलील नहीं होने दिया, और आज एक डाकू के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। कम ऑन इंस्पेक्टर, बेशक तुम्हारी औकात मेरे सामने रोटके की है, लेकिन फिर भी मुझे तरस आ रहा है। तुम पर सूट नहीं कर रहे तुम पर ये ड्रामे। जाओ, जाकर बाला को बोलो कि अपनी मनकुहा को ले आए। और हाँ, ये आंखें उठाकर बात करना, इससे बहनों वाला सर झुकाए हाथ जोड़े अच्छे नहीं लगते। वो इसे जाने का इशारा करता खुद अपनी जगह से उठता अपने कमरे की तरफ जाने लगा था, जबकि रियान एक नजर इसे देखता इसके इशारे के मुताबिक ही अस्तबल की तरफ जाने लगा था। बादशाह घोड़ा है, घोड़ा बन के रह, इंसानों की तरह अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। देख तेरे मुकाबले में शेदिल कितना साफ सुथरा बच्चा है। पता नहीं तू किस पर चला गया है। अब ये मत कहना कि तू मुझ पर गया है। पिछले हफ्ते से जिस तरह से मुझे अपना लगाया गया था, मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं रहा। वो अपने घोड़े पर पानी की बरसात करते हुए इसे रगड़ने जा रहा था, जब रिहान चलते हुए इसके पास आ रहा। इसकी मौजूदगी को महसूस करते बाला ने इसे कोई अहमियत दिए बगैर अपने काम पर फोकस किया। तो रिया ने हल्का सा गला खंगारा था। इंस्पेक्टर, यहाँ पर गला साफ करने से बेहतर है कि जाकर अपनी बहन को ढूंढो। इस वक्त तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है। वो एक नजर से देखता दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गया था। मेरे ख्याल में मेरी बहन को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है वाला। मैं ना तो रागा डाकू से वाकिफ हूं, ना इसकी पावर से। इधर जानता भी नहीं हूँ कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं, लेकिन तुम जानते हो। बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है कि सब कुछ जानते पूछते तुम यहाँ अपने गोरू को धोने में मसरूफ है। लगता है अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तुम्हें। वो इसे देखते हुए बिल्कुल इसी अंदाज में बोला जैसा सरदार चाहता था, लेकिन इसकी अकड़ पर बाला के हाथ रुके थे। शायद वो इससे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं रखता था। मेरी इज्जत या तुम्हारी इज्जत? आपके वो तुम अपना काम छोड़ता है इसकी सामने आते हुए बोला था। ऑफ कोर्स तुम्हारी इज्जत बाला, तुम्हारी दुल्हन को कोई डाकू उठा कर ले गया है, और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हाँ ठीक है, मेरा प्लान था सब कुछ। मैं तुम लोगों को पकड़ने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन तुम भी तो सब कुछ जानते थे ना। तुमसे कुछ छुपा हुआ तो नहीं था। फिर भी आए थे ना बारात लेकर, क्योंकि तुम्हें मेरी बहन चाहिए थी। तुम्हें मेरी बहन से मोहब्बत थी, मर रहे थे तुम मेरी बहन के लिए। अब जब इसे तुम्हारी जरूरत है, तब तुम यहाँ फजूल कामों में लगे हुए हो। तुम जानते हो मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, पूरी तरह से बेबस हूँ। मेरी पुलिस फोर्स मेरे सामने साथ निभाने से साफ इनकार चुकी है। खुद मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। इस वक्त मेरी बहन कहाँ है, किस हाल में है, इन लोगों ने इसके साथ क्या किया होगा, ये सोचकर मेरी जान जा रही है। तुम शोहर हो इसके, तुम्हारी इज्जत है वो, थोड़ी बहुत आग तो तुम्हें भी लग रही होगी, गैरत तो तुम्हारी भी जाग रही होगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि बेला मेरे प्लान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बल्कि वो सब कुछ जानती थी, मेरी मदद भी कर रही थी, लेकिन वो खुश नहीं है बाला। मैंने इसे देखा है तुम्हें धोखा देते हुए। वो खुद भी गिल्ट में मुब्तला थी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, हाँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन मासूम है। इसने सिर्फ मेरा साथ देने की कोशिश की, हो सकते है तो इसे माफ कर देना। वैसे भी शादी के बाद ये छोटी मोटी बातें तो तुम लोगों को बीच कोई अहमियत नहीं रखेंगी ना। और फिर जहाँ मोहब्बत हो वहाँ इस तरह की गलतियां नजरअंदाज की जाती हैं। अब की दफा वो बोला तो बाला की हैरत में इजाफा हुआ था। साफ साफ बात करो, कहना क्या चाहते हो तुम? वो आपके तंग आ गया था। साफ साफ बात यह कि मैं अपनी बहन को रुखसत कर रहा हूँ। तुम जाओ और तुम जानो, और रागा डाकू जाने। अपनी इज्जत की हिफाजत तुमने किस तरह से करनी है ये तुम जानते हो। कल तक आ जाएगी मेरी बहन वापस। वो क्या है ना कि अम्मी को दावत की तैयारी करनी होगी, और तुम ऐसा करना कि शाम को फोन करके मुझे बता देना। मिलता हूँ मैं फिर तुमसे। वो कहते हुए अगले ही लम्हे मां से निकलने लगा था, जबकि बाला हैरानगी से इसे जाते हुए देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि सोचने में गलती हुई है या समझने में, या इंस्पेक्टर सच में दिमाग से पैदल हो चुका है। बीबी, आपके रहने का इंतजाम हो गया, या ये आपको आपके कमरे में ले चलते हैं। हमने आपके रहने का अच्छा इंतजाम किया है। एक आदमी इसे गुफा के दरवाजे के पार खड़ा इसे बोल रहा था, जबकि वो खाना खाने के बाद खामोशी से कमरे में टहल रही थी। पारी बरकम लेंगे ने इसे अच्छा खासा थका दी थी, जबकि इस आदमी के कहने पर वो खामोशी से हाथ में सड़े रहती इसके पीछे आने लगी थी। सुनो तुम सब लोग, क्या बाला डाकू के आदमी हो? क्या वो मुझे यहाँ पर लेकर आया है? ये आदमी जो पहले यहाँ आया था, जिसका बाजू नहीं, वो बाला डाकू का ताया है ना? तो इसके पीछे पीछे चलते हुए इसे सवाल कर रही थी। अरे नहीं नहीं बीबी जी, हम डकैत कबीले वालों के आदमी नहीं है, हम तो रागा डाकू के आदमी है। और रागा डाकू बाला का ताया नहीं, दुश्मन है, और हम तुम्हें भी यहाँ पर इसी दुश्मनी की वजह से लेकर आए हैं। लेकिन वो सरदार बाला डाकू है ना, उन्होंने ऐसा खेल खेला कि रागा डाकू बेबस हो गया है। क्या क्या सोचा था हमने और क्या हो गया। बड़ा चालाक निकला सरदार। वरना तो फंस ही जाना था इसने हमारे जाल में। मगर कभी कभी तो हाथ आएगा ना, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब हम जीत जाएंगे डाकू सरदार से। क्या मतलब, तुम और वो लोग एक नहीं है? मेरा मतलब है तुम लोगों भी तो चोर डाकू हो, और वो लोग भी। तुम लोगों में और इन लोगों में क्या फर्क है? वो इसकी बात को समझ नहीं पा रही थी। हाँ, लेकिन इस पर वो गरीब बातें सुनने में से दिलचस्पी भी नहीं थी, इसीलिए जिस चीज में दिलचस्पी थी वही सवाल करने लगी। साथ में एक नजर से देखा था, साफ लग रहा था कि वो इसे किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन इसके साथ जरा सी बदतमीज
बदतमीजी या फिर ऐसी कोई भी बात करना जो इसे बुरी लग जाए, इसके लिए मसला पैदा कर सकती है। अगर इनका सरदार इसके वाकये से इतना ज्यादा खौफजदा था तो वो भी हरगिज ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे वो किसी मुसीबत में पड़े। अरे नहीं बीबी, हम और वो एक नहीं है, हम रागा डाकू के आदमी है और रागा डाकू को अपने लिए जीतता है और राका डाकू अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं। और वो डकैत कबीले के डाकू सरदार दिलदार उसका दायां हाथ बाला डाकू, वो अपने लिए नहीं जीते, वो लोगों के लिए जीते हैं। इनकी जिंदगी कट गई ये डकैतियां करते हुए, आज तक अपने लिए कुछ नहीं बना पाए। वो लोग बेवकूफ करोड़ों का माल लुटाते हैं लेकिन आज तक अपने पास एक पैसा नहीं रख पाए। वो पहले भी इनके साथ हुआ करता था, इसके साथ मिलकर डकैतियां करता था। हम रातों रात करोड़ रुपए उड़ा ले जाते थे लेकिन सुबह उठते ही हमें यह पता चलता था कि वो करोड़ों की रकम तो किसी अस्पताल में हत्या कर दी गई है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रकम गरीबों में बांध दी जाती है। बस दरअसल से पैदल आदमी पिछले 8 साल से डकैती की दुनिया पर हुकूमत कर रहा है लेकिन आज तक अपने लिए इन पैसों से एक वक्त का खाना खरीद कर नहीं खाया है इसने। अब तुम बताओ और वो और हम एक जैसे कैसे हुए? अपने दिन रात की मेहनत वो लोगों के इलाज में लगा देते हैं और वो इसका दायां हाथ बाला बाला भी यही काम करने लगा है। अजीब पागल लोग हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन डकैती का एक पैसा अपनी जात पर नहीं लगाएंगे। थका हार कर छोड़ा है इन लोगों को, अपनी जान पर खेलकर इतनी होनहार डकैतियां करते हैं और इतनी बड़ी रकम भी, और इतनी बड़ी रकम में से थोड़े से पैसे मिलते थे। अब छोटी मोटी डकैतियां करते हैं, कम से कम हाथ में कुछ आता तो है ना, वरना सरदार के तो असूल खत्म नहीं होते। किसी गरीब को नहीं लूटना, किसी के साथ गलत नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तंग आ गए थे इसके पाबंदियों से, वो आगे के चलते अपनी ही धुन में बोले जा रहा था जबकि बेला बस सुने जा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आदमी इनको इन सब बातों का क्या जवाब दे। इस आदमी की नजर में डकैत कबीले के डाकू बेवकूफ थे, पागल थे जो अपने साथ के लिए जीने के बजाय अपनी जिंदगी को इंसानियत की कीमत में लगा रहे थे। जबकि बेला की नजर और सोच में शायद इस आदमी की बातों से बदल रही थी। वो खामोशी से इसके पीछे चलते हुए इसकी बातें सुन रही थी जबकि वो उसे लेकर एक और कमरे में जगह पर आया था जहाँ एक का माहौल काफी बेहतर था। यह हमारे सरदार का कमरा है, जब तक तुम यहाँ से चली नहीं जाती तब तक तुम इसी कमरे में रहोगी। फिक्र मत करो, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, इस तरह कोई भी नहीं आएगा, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। वो कहते हुए कमरे से निकल गए जबकि बेला ने फौरन ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। जो भी था वो इन लोगों को यकीन नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन इस आदमी की बातों पर यकीन करने पर मजबूर हो गई थी। वो ना चाहते हुए भी बाला के बारे में सोचने लगी थी। इसकी सारी सोचें बाला की तरफ जा रही थी। सरदार कमरे में दाखिल हुआ तो दुआम दाई भाई घूम रही थी। वो काफी परेशान लगी थी, जैसे देखकर वो फौरन ही इसकी तरफ बढ़ी। ठाकुर जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। ये पुलिस वाला कितना बेईमान है, इसने हमारे साथ बेईमानी की है। बाला की शादी नहीं हुई, अब क्या होगा डाकू जी? सब कुछ बेकार हो गया। वो लोग हमारे साथ बेईमानी करके, कितना बुरा इंसान है वो पुलिस वाला। किस तरह अपने मकसद के लिए इसने अपनी बहन का इस्तेमाल किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई भाई ऐसा भी कर सकता है। इतने अच्छे से हो रहा था सब कुछ, सब लोग कितने खुश थे। हम ही नहीं, इनकी फैमिली भी कितनी ज्यादा खुश थी शादी को लेकर। इतने सारे लोगों को बुलाकर इतना बड़ा दिखावा, इतना बड़ा ड्रामा, ये तो बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ डाकू जी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इस आदमी को अपनी माँ का ख्याल नहीं आया। और बेला कहाँ है? क्या बेला को सच में कोई उठाकर ले गया या ये लोग हम सिर्फ हमसे बेला को छुपाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं? क्या बेला जानती है ये सब कुछ? क्या बेला भी अपने भाई के साथ मिली हुई है? वो इसके पास आते हुए मुझसे सवाल जवाब करने ही लगी थी जबकि वो इसे रिलैक्स करते हुए वहीं बेड पर बैठ गया था। आराम से सुकून से मेरी बात सुनो, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। इस पुलिस वाले से गलती हुई है, ये बात मानने वाली है, बाकी परेशानी वाली कोई बात नहीं। सब ठीक हो जाएगा, तुम उदास मत हो। वो पुलिस वाला यहाँ आया हुआ है बाला से मिलने के लिए। वो इसे बेड पर बिठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में हाथ फेरता इसे समझाने लगा था। यकीनन मैं इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। सरदारी से किसी तरह की कोई टेंशन नहीं दे रहा था। यहाँ आया हुआ है, यहाँ क्यों आया है वो आदमी? आपने पुलिस वाले को कबीले में घुसने क्यों दिया? आपको याद नहीं इसकी वजह से पहले भी कबीले में कितना कुछ गलत हो चुका है। वो आदमी बिल्कुल भी एतबार के लायक नहीं है, कबीले से बाहर करें इसे। वो इसे देखते हुए बोली तो सरदार ने इसे सर हिलाया था। मुझे सब कुछ याद है दुआ में, एक बात याद है, तुम परेशान मत हो। इस दफा वो कोई बेईमानी करने या फिर हमारे साथ कोई डबल गेम करने हरगिज नहीं आया। इस वक्त वो खुद मुसीबत में है, इसे हमारी मदद की जरूरत है। बेला की जान खतरे में है इस वक्त, हमारे अलावा इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे तो हमने इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया हुआ है लेकिन फिर भी अगर वो बाला से उम्मीद रखता है तो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि वो लड़की बाला की मनकूहा है। तुम परेशान मत हो, ये सारा मामला हम हैंडल कर लेंगे। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं और फिर इस पुलिस वाले की डबल गेम की वजह से मैं देख भी नहीं पाया अपने सोने मुखड़े का सोना रूप। वो इसका मासूम सा चेहरा अपने हाथों में फिरे इसके हसीन रूप को देखने लगा था। पर्पल रंग के खूबसूरत फ्रॉक में आज वो सच में बेतहाशा हसीन लग रही। किसने कहा आपने मुझे नहीं देखा? राकू जी, आपकी सुबह से नजरें मुझ पर ही जमी हुई हैं। आपको बार बार खुद को देखते मैं देख चुकी हूँ और महसूस भी कर चुकी हूँ कि आपकी निगाहों का जाविया चेहरे से हट नहीं रहा मेरे। वो फौरन ही मुंह बनाकर बोली थी, अच्छा तो मतलब मेरी नजरों का ताकत महसूस करती हो तुम? वो नरमी से इसका स्कार्फ खोलते हुए इसे सवाल करने लगा तो इसने फौरन हाँ में सर हिलाया था। जी हाँ, आपकी नजरों के सारे इशारे महसूस भी होते हैं और समझ भी आते हैं मुझे। वो बोली तो आपकी दफा सरदार की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सोना मुखड़ा मेरे सारे इशारे समझ जाए। वो कहते हुए अचानक ही इसके चेहरे को थामता अपने लबू को इसके चेहरे पर बेलगाम छोड़ने लगा था तो दुआम ने घबराकर इसके सीने पर हाथ रखा था। इसकी नजरों की बेताबियत तो वो कब से महसूस कर रही थी। आपकी इसकी लबू की बेताबियत भी महसूस करने लगी। वो बेकरारी से अपने होंठों को इसके चेहरे पर हरकत देने लगा था। इसके चेहरे का हर नक्श इसके लबू को लम्स से महकने लगा था। डाकू जी, इसने कुछ कहने के लिए लब गए थे। हिश, इस वक्त मैं तुम्हारे लबू की नहीं तुम्हारे दिल की बातें सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी हर धड़कन की आवाज सुनना चाहता हूँ। मुझे अपनी धड़कनों की दास्तान सुना, अपनी सांसों की सरगम सुनाओ जिसमें बह कर तुम्हारा डाकू जी पागल हो जाए। वो कहते हुए इसके लबू पर अपने लबू की मैल लगाता अपनी कमीज के अगले बटन खोल चुका था जबकि इसके लबू को अपने लबू की कैद में लिए वो इसकी सांस रोकने लगा था। इसकी सांसों पर हावी होते हुए वो इसे बेड पर पूरी तरह से
बेड पर लता था, पूरी तरह से इस पर साया फकन हो चुका था। इसकी बेकरारियों में इज़ाफ़ा होने लगा, तो इदवाम को अपनी गर्दन से अपना दुपट्टा खिसकता हुआ महसूस हुआ था, जबकि इसकी गुस्साहियाँ बनने लगी थी। वो बेताबी से इसे चूमने लगा था। आहिस्ता-आहिस्ता इसकी शरारतों में इज़ाफ़ा होने लगा, तो वो खुद को इसके हवाले करने लगी थी। जब दरवाज़े के बाहर हल्की-सी दस्तक सुनाई दी, डाकू जी दरवाज़े पे कोई है। वो जो पूरी तरह से इसे खुशबू में बहका इसकी गर्दन को अपनी लम्ब से बहका रहा था। इसके कंधे हिलाने पर वो ज़्यादा असर न लेते हुए इसकी गर्दन को बेताबी से चूमने लगा, जबकि इदवाम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाने की कोशिश की थी। ओहो! डाकू जी दरवाज़े पे कोई है। आप मेरी बात तो सुनें, देखें तो सही कोई है। किसी ने बाहर से आपको पुकारा है। मेरे ख़्याल में बाला भैया हैं। बारबस उसके कंधे को ज़ोर से हिलाते हुए बोली थी, अजीब आदमी है, होश में आने का नाम नहीं ले रहा था। तो हमको ऐसा लगता था जैसे वो जब भी इसके पास आता है, इसकी सुनने की हिस जैसे जवाब दे चुकी होती है। तभी तो वो सुनता ही नहीं है। इस वक़्त भी बाला ने कोई तीसरी दफ़ा इसे आवाज़ दी थी और सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। अब कहीं बाला दरवाज़ा खुला देकर अंदर ही ना आ जाए। बार-बार पुकार पर जवाब न देने पर इसने डर से इसके कंधे को झंझोड़ कर रख दिया था, जिस पर इसने गुस्से से इसे देखा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो जो पूरी तरह से इसके में खोया हुआ था, अब की दफ़ा डिस्टर्बेंस पर नाराज़गी दिखाने लगा। मसला मुझे नहीं है, मसला बाहर खड़े आदमी को है, जो कब से आपको आवाज़ें दे रहा है। थोड़ा-सा तो होश करें डाकू जी। बाला भैया बेचारे कितने परेशान हैं, इनकी शादी होती-होती रह गई। वो जिस लड़की से मोहब्बत करते, इस लड़की ने धोखा दे दिया। हर किसी ने इनके साथ फ्रॉड किया है और आप कैसे दोस्त हैं जो यहाँ अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं। आपको अपने दोस्त का बिल्कुल एहसास नहीं है। बाला भैया दरवाज़े पर खड़े आपको आवाज़ें दे रहे हैं। आपके इसकी आपके इसने काफ़ी गुस्से से इसे पूरी बात समझाई थी। ये बाला भी अभी तक गया क्यों नहीं? इस आदमी के साथ मसला क्या है, जो खुद अपनी ज़िंदगी सेट नहीं हो रही, मेरी सेट हुई ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। वो गुस्से से उठते हुए अपनी कमीज़ के बटन बंद करने की ज़हमत के बगैर दरवाज़े की तरफ बढ़ा, जबकि दुआन नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी हालत दुरुस्त करती अपना दुपट्टा ढूँढने लगी, जो न जाने सरदार की बेबाकियों में किस तरफ हो गया था। दुपट्टा मिलते ही वो फ़ौरन उठकर वॉशरूम में बंद होने लगी थी। इसका इरादा सरदार के वापस आने से पहले चेंज करने का था, क्योंकि जिस तरह वो आज बहकी-बहकी हरकतें कर रहा था, वो यकीनन इसे बख्शने वाला नहीं था। इसके आने से पहले ही वो भारी भरकम लिबास उतार देना चाहती थी। क्या मसला है तेरे साथ? क्या मौत आई हुई है? साला मिला नहीं तुझे तेरा? वो तुझसे मुलाकात करना चाहता था, इसे भेज दिया है तेरे पास। जा जाकर इसकी मदद कर, मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है? सुकून के दोपहर गुज़ारना चाहता हूँ अपनी बीवी के साथ, तो गुज़ारने देना मुझे। वो बाहर निकलते ही चिढ़कर बोला था, सुबह से दुआम का हसीन रूप इसे पागल कर रहा था। अब जब कहीं जाकर वो हाथ आई तो बाला ने इसे आकर छेड़ना शुरू कर दिया था। इसे लगा रहा था कि अब तक तो बाला निकल भी चुका होगा बेला के लिए, लेकिन वो तो अभी तक यहीं पर था। वही तो सरदार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस पुलिस वाले का दिमाग खराब हो गया है या कोई और गेम खेल रहा है। असल चल क्या रहा है इसके दिमाग में? तुझे पता है वो मुझे क्या कह कर गया है? कहता है इसने अपनी बहन की रुखसती कर दी मेरे साथ। अब मैं जानूँ और वो रागा डाकू जाने, मैं अपनी बीवी को इससे किस तरह से लेकर आता हूँ, ये मेरा काम है। इसका कोई लेना-देना ही नहीं। उल्टा पूछ रहा था कि दावत कब करेगा वो मेरी और अपनी बहन की। इसका दिमाग हिल गया है। मुझे तो ये बंदा समझ में ही नहीं आ रहा। वो परेशानी से इसे बताने लगा था, क्यों इसने क्या तुझसे दयासी में बात की है जो तुझे समझ नहीं आ रही? सीधी-सी बात की है इसने कि इसने अपनी बहन की रुखसती कर दी। अब जाने तू जाने और तेरी बीवी जाने और रागा डाकू जाने। तू इस लड़की का शौहर है, इसकी सारी ज़िम्मेदारी अब तुझ पर है। इसकी इज़्ज़त की हिफाज़त करना तेरा काम है, इसकी भाई का नहीं। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आ रही? जा दफ़ा हो जा, जाकर अपनी बीवी को लेकर आओ। जब तक इसको लेकर नहीं आएगा तब दावत की और जब तू इसको लेकर आएगा तब दावत की डिस्कशन खुद आपस में कर लेना। मेरा क्यों वक़्त बर्बाद कर रहा है? इसे घूरते हुए बोला तो, जबकि बाला अब भी कुछ परेशान सा था। अब क्या मसला है तेरे साथ? तेरा साला अच्छा-खासा मान चुका है। वो तेरी बीवी को तेरे साथ रुखसत कर चुका है। अब सारी ज़िम्मेदारी तेरी है। बस इतना ही कहा है इस पुलिस वाले ने। इसमें ना समझने वाला कुछ भी नहीं है वाला। अब जाओ रागा डाकू के पास और अपनी बीवी की बाहिफ़ाज़त कबीले में लेकर आ जा। बस इतना ही। इसके चेहरे को एक्सप्रेशन देखते हुए अब की दफ़ा सरदार ने नरमी से इसे पूरी बात समझाई थी, जबकि इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं जा रहा, इस तरह तू मेरे साथ चल। मुझे इस पुलिस वाले पर एक रत्ती बराबर में यकीन नहीं है। तुझे पता है ना वो पागल हो रहा है। अजीब बहकी-बहकी बातें कर रहा था, ऐसी बातें जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। दिमाग खराब है तेरा। तुझे क्या लगता है इस वक़्त अपनी बीवी को छोड़कर तेरे साथ आऊँगा? वो उसे घूर कर बोला था। हाँ, तो आना तो तुझे पड़ेगा ही, और तेरी बीवी तेरे पास ही है, कहीं नहीं जा रही। फिलहाल मेरी बीवी का मेरे पास आना ज़रूरी है। इसलिए बकवास बंद करो, सीधी तरह अपनी कमीज़ के बटन बंद करो और चल मेरे साथ। अब जब तक मेरी बीवी मुझे नहीं मिल जाती, मैं सुकून से तेरी बीवी के साथ नहीं रहने दूँगा। वो इसे गिरबान से पकड़ते हुए अगले ही लम्हे अपने सर घसीटने लगा था। अरे कमीने बेगैरत आदमी, जूते तो पहनने दे, पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है? सरदार मुसलसल बोल रहा था, जबकि इसने किसी की भी बात को अहमियत न देते हुए अब इसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटना नीचे आ गया था। जुमरू जीते निकाल कर दे इसे, मैं शेरदिल और बादशाह को लेकर आता हूँ और तू अपनी कमीज के बटन बंद कर। वो गुस्से से इसे कहता खुद अस्तबल की तरफ चला गया था, जबकि जुमरू वहीं खड़ा तमाशा देख रहा था। भागकर इसके लिए जूते लेकर आया था। सरदार ये तुम्हारे साथ सुदेलू जैसा सलूक क्यों कर रहा है? तुमने क्या बिगाड़ा है इसका? और वो पुलिस वाला क्यों आया था यहाँ पर? वो इसके पास रुकता सवाल करने लगा था। वो पुलिस वाला अपने साथ से मुसीबत उतारकर हमारे कड़े में डालने आया था, और ये मेरे साथ सलूक इसलिए कर रहा है क्योंकि अब इसकी सखी इस कबीले में आने वाली है। अब हमारी कोई अहमियत नहीं है मेरे भाई। अब बस इतना याद रख के तेरा बाला शादीशुदा हो चुका है। इस वक्त पुलिस वाले ने अपनी बहन रुखसत करके हमेशा के लिए हमारे सर पर डाल दी है। ये तो अभी से रंग बदलने लगा है। जरा सोच आने वाले कल में क्या होगा। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला तो चुमरू भी इसी के अंदाज में इसे देखने लगा था। क्या होगा? वही होगा जो तुम्हारे वक्त पर हुआ था सरदार। तुम भी तो बदल गए थे ना बीवी लाकर। वो भी बदल जाएगा। बीवी बड़े बड़े को बदल देती है। तुम लोग क्या चीज हो? खैर मैं भी साथ आ रहा हूँ। वह कहते हुए अस्तबल की तरफ चला गया था, जबकि सरदार भी वहीं खड़े खड़े जूते पहनते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करने लगा। वैसे अब इसे ध्यान से बुरी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी उम्मीद भी नहीं थी। लगता है इंस्पेक्टर का दिमाग ठिकाने पर आ गया है। अपनी कमर रगड़ते हुए कबीले से बाहर की तरफ कदम उठाने लगा था, जबकि एक नजर ऊपर की तरफ देखा जहां दुआम कब से इसे इशारे कर रही थी। इसने दूसरे से फ्लैंक की थी, जिस पर वो किसी भी तरह का रिएक्शन दिए बगैर पीछे की तरफ हो गई थी, जबकि सरदार ने भी इसे
अपने पीछे खड़े जुमरू को महसूस कर लिया था। कबीले में जश्न की तैयारी करो, कबीले की बहू आ रही है, वो कहते हुए पहाड़ की तरफ निकल गया। जब ये थोड़े दूर पहुंचते ही इसने पीछे से अपना घोड़ा आता नजर आया था। सरदार और डाकू बाला आए हैं, साथ में इनके खबरी जुमरू भी है। घोड़ा भी पहाड़ी के पीछे से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो इधर ही आ रहे हैं। ऋषि तेजी से इसके पास आता इसे खबर देने लगा था, जबकि वो जो रात के अंधेरे में एक पत्थर के साथ एक लगाकर बैठा तेजी से उठकर बैठ गया था। आज वो अपने कमरे में नहीं गया था, क्योंकि इसके शाही कमरे में आज डॉक्टर बेला आराम कर रही थी। सरदार ने कहा कि इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो सरदार से पंगा लेने की कंडीशन में वो तो रागा डाकू हरगिज नहीं था। इसलिए वो जितना हो सके बेला से दूर था। बेला को डरा धमका कर रखने का इरादा था, लेकिन तब तक जब तक सरदार इसके बारे में नहीं जानता था कि बेला इसके पास है। अगर सरदार को हर चीज की खबर थी तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि रागा डाकू को सरदार की अमानत की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। वो अपनी प्लानिंग पर पछता रहा था, लेकिन आधी रात को सरदार का यहाँ आना इसे खौफ में मुब्तला कर गया था। वो तेजी से अपनी जगह से उठते हुए अपनी पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए होते 3 घोड़ों को देखने लगा था। अपने घोड़ों पर सवार पहाड़ी इलाके में दाखिल होते हुए तो पहले से ही वहां के डाकू इनकी मुंतजर थे। सरदार हल्का सा मुस्कुराकर अपने घोड़े के लगामों को खींचते हुए नीचे उतरा, तो सबसे पहले वहां रागा डाकू ही बाहर निकला था। लो भाई, हमारी अमानत लाओ। हमारा कोई इरादा नहीं है तुम जैसे घटिया इंसान के पास रात को अपनी अमानत रखने का। वो घोड़े से उतरते हुए इसे देखकर बोला, जबकि रागा इसे देखते हुए अपने पास खड़े राशिद को इशारा करने लगा था। हमने इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसे अच्छे से अच्छा खाना दिया और अच्छे से कमरे में रख रहे हैं, इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। वो उसे देखते हुए यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला था। सरदार इसे इग्नोर करते हुए रशीद के वापस आने का इंतजार करने लगा था, जबकि बाला तो घोड़े से नहीं उतरा था। तुम इसे कोई नुकसान पहुंचा भी नहीं सकते, और अच्छे से अच्छी चीज फ्राइम करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो हमारी अमानत तुम्हारे पास थी। वैसे भी कल इसका वलीमा है, तो आज की रात इसके शोहर के पास होना चाहिए ना कि तुम्हारे इस गंदे से इलाके में। इसलिए हम इसे लेने के लिए आ गए। अब जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। तुम लोग काफी ढीले हो, हर काम में इतनी सुस्ती दिखाते हो, कैसे बर्दाश्त कर लेते हो तुम रागा डाकू? मैं तो कभी भी बर्दाश्त ना करूं। है तुम भी तो ढीले हो गए हो ना एक हाथ के साथ। वैसे तुम्हारी समझ में नहीं आती, पंगे भी तो खुद लेते हो, फिर कांपना भी शुरू कर देते हो। बंदा ऐसे काम ही ना करे जिसके बाद ये हालत हो। एक नजर इसके वजूद को देखते हुए बोला, शायद रागा डाकू भी नहीं जानता था कि वो इसके डर से इस वक्त इतना परेशान है कि इसका जिस्म होले होले रस रहा है। हाँ, वो शायद वो इसे कभी बताना नहीं चाहता था कि वो इससे डरता है, लेकिन ये हकीकत थी कि इसे बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसकी हालत हर चीज बयान कर देती थी। वो आदमी जिसे इसे सरदार बनाया था, जिसने इसे डकैती करना सिखाई थी, आज वो इसी से कामता था, इसी से डरता था। कल तक इसकी आवाज उठाने पर बच के मुंह पर थप्पड़ मारकर इसका चेहरा सुझा देता था। आज वही आदमी इसे अपनी नजर से डरा रहा था। इसका बात का इजहार डाकू को शायद कभी जिंदगी में ना करे, लेकिन हकीकत बदल नहीं सकती थी कि आदमी से लड़ने पर मजबूर कर देता था। दूसरी हकीकत ये थी कि इसे इस कदर खौफ में मुतला देकर सरदार को मजा आता था। दरवाजे पर कब से होते दस्तक से परेशान होकर आहर बेला उठकर दरवाजा खोला था, जबकि सामने से रागा डाकू का सबसे खास आदमी रशीद खड़ा नजर आया। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो कुछ उलझते हुए परेशानी से इसे देखने लगी। ये सारे ही लोग खतरनाक थे, और हाँ, ये हकीकत थी कि इसे सबसे डर लग रहा था। जान का डर नहीं था, वो तो एक ना एक दिन जानी ही थी, लेकिन यहाँ इन खतरनाक डाकुओं के बीच इसकी इज्जत को खतरा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इसने सख्त अल्फाज में पूछा था। इस तरह के लोगों को वो किस तरह से नरमी दिखा नहीं सकती थी। वो जी आपको लेने के लिए डकैत कबीले के लोग आए हैं। डाकू सरदार और उसके साथ इसका दायां हाथ डाकू बाला आया है, वो आपको बाहर बुला रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए, इसने देखते हुए बताया। जबकि एक लम्हे के लिए तो बाला भी यकीन सी हुई थी, फिर जल्दी से हाँ में सर हिला गई। हाँ ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ, इसे कहते हुए जल्दी से पीछे मुड़कर अपने सैंडल उठाए थे। यहाँ पर इन्हें पहनने के लिए वो वक्त बर्बाद हरगिज नहीं करने वाली थी। फिर साइड पर पड़ी थोड़ी देर पहले अपनी उतारी हुई ज्वेलरी उठाने लगी थी। बेशक ज्वेलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके भाई की हक हलाल की कमाई थी, वो जो हरगिज यहाँ इन डकैतों के हवाले नहीं कर सकती थी। वो आदमी गया नहीं था, बल्कि वहीं खड़ा इसे देख रहा था। जबकि वो इसे इग्नोर करते हुए अपनी सारी चीजें उठाती दरवाजे से बाहर निकली, तो वो इसके आगे आगे चलने लगा था। मैंने तुम्हारी मत का बहुत ख्याल रखा है, इसे आंच भी नहीं आने दी। इसे यहाँ लेकर आते ही मैंने इसे शाही कमरा दिया है। इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी खातिर मैंने तुम्हारी बीवी को इस कमरे में ठहराया ताकि वो ठीक से यहाँ रह सके, इसे यहाँ कोई तकलीफ ना हो। रागा डाकू इसे देखते हुए बोला था। वो इस पर जाहिर नहीं करना चाहता था कि वैसे खौफजदा है, लेकिन इसके हाल अंदाज से वो जान चुके थे कि इस वक्त इसकी हालत खराब हो रही है। बहुत अच्छा किया है तुमने रागा डाकू, बहुत अच्छा किया। ये तुम्हारी ही जान के लिए जरूरी है। अगर तुम इसका ख्याल न रखते या इसके पर गंदी नजर रखते या इसे कोई भी नुकसान पहुंचाते, तो तुम्हारा आज इस जमीन पर आखिरी दिन होता। इस वक्त तुम जमीन से 2 फीट नीचे होते। बाला पर सुकून अंदाज में बोला था। जहां रागा परेशान हुआ था, वहीं सरदार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी जब वो दूर से आती नजर आई। तुमने बाला की मदद का बहुत ख्याल रखा, इसलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। फिलहाल के लिए हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन आइंदा की कोई गारंटी नहीं है, तो अपना ख्याल रखना। सरदार कहते हुए उठकर जुमरू को अपने पीछे आने का इशारा करके अपने घोड़ों की तरफ चला गया था, जबकि बाला ने बेला के करीब आने का इंतजार किया था, जो बिना इस वक्त जूतों के इस तरफ आ रही थी। बाला ने एक नजर से सर से पैर तक देख लिया था। ये जूते पहनने के लिए होते हैं गालिबन, वो इसे देखकर बोला, जो खामोशी से इसके करीब आकर रुकी थी। जी हाई हील्स हैं, इन पहाड़ों में इस तरह के सैंडल्स पहनकर चल सकती हूँ क्या? इसके अजीबोगरीब रिएक्शन पर बेला परेशानी से बोली थी। इसे नहीं लगा था कि वो इस तरह से कोई बात करेगा। अच्छा, तो ये ऊंचे ऊंचे एड़ियों वाले सैंडल्स पहनकर तुम इन पहाड़ों पर नहीं चल सकती, तो बीबी ये वाले सैंडल तुमने शादी के दिन के लिए मुकर्रर क्यों किए थे वहां? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हें तो लगा होगा कि तुम कभी इन पहाड़ों पर आओगी ही नहीं, बल्कि पहले ही तुम प्लेन बनाकर हमें बेवकूफ बनाकर हमें पुलिस के हवाले कर दोगे। हम जो तुम्हारी बारात लेकर गए थे वो तो कभी होगा ही नहीं, है ना? लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। अफसोस, इंतहाई अफसोस, तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ था, बल्कि
अब जो होना था सो हो गया। वो अपने पैरों से जूते निकालते हुए इसके सामने करने लगा था, जबकि बेला को इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए हैरत से इसे देखती रही। मेरी शक्ल इतनी प्यारी नहीं है, तुम इस तरह से बिना आंखें पे झपकाए मुझे देखती रहो, और वैसे भी तुम्हें तो ये शक्ल पसंद भी नहीं है, तो बेहतर होगा कि जूते पहनो चलो। और इसके साथ वो इसके हाथ से रात लेते हुए अपनी जेब में डाल चुका था, जबकि इसके दूसरे हाथ से इसके सैंडल्स भी पकड़ चुका था। बेला ने एक नजर अपने पीछे खड़े डाकू को देखा, जो खामोशी से इसके जाने का इंतजार कर रहे थे। इसने फौरन ही आगे बढ़ते हुए बाला के उतारे हुए जूतों में अपने नाजुक पैर रास्ते थे। जूते काफी बड़े थे, लेकिन गुजारा हो ही सकता था। लेकिन बेला की नजर बाला के पांव की तरफ गई, जो बिल्कुल खाली थे। इसने आस्था से बेला का हाथ थामा था और फिर तेजी से आगे बढ़ गया था। अब तुम्हें यकीनन घोड़े पर बैठना नहीं आता होगा। वो तंज कर रहा था या फिर इसे आम सी बात कर रहा था, बेला को समझ ना आया। हाँ, लेकिन इससे गुस्सा जरूर आया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपना गुस्से का इजहार करते ही बाला ने एक झटके से इसे कमर से पकड़कर उठाकर इसे अंदाज में घोड़े पर बिठा दिया कि बेला बेसाख्ता चीख उठ पड़ी थी। चीखो मत, यहाँ के पहाड़ों में आवाजें गूंजती हैं। इन पहाड़ों को आदत नहीं है लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनने की, और फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर तुम चीखो। वो एक झटके में खुद भी घोड़े पर सवार होते हुए इसे थाम चुका था, जबकि जिस अंदाज में इसे थामा था बेला घबरा कर रह गई थी। हाँ, इसे डर लग रहा था। क्या मसला है? उछल कूद बंद करो, आराम से बैठो मेरा बादशाह। घोड़े का नाम इरिटेट हो रहा है तुम्हारी हरकतों से। मेरे घोड़े को इस तरह की उछल कूद की आदत नहीं है। बेहतर होगा कि इंसानों की तरह बैठो, बंदरों की तरह उछलना बंद करो। वह सख्ती से इसे कमर से थाम कर अपने साथ लगाते हुए एक झटके से ही बादशाह की रस्सी खींच चुका था, जबकि सरदार झुमरू इस तरफ से निकल चुके थे। इन्हें खबर तक न हुई थी कि इनके घोड़े बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही बाला के घोड़े ने हरकत की थी, बेला की जान जैसे फिर से लबों में अटक गई थी। मुझे डर लग रहा है, मैं इस पर सफर नहीं कर सकती, प्लीज रोकें इसे, मैं चलकर इधर तक चली जाऊंगी, मुझे इस पर नहीं बैठना। वो ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी, जबकि इसके किसी भी बात को अहमियत दिए बगैर वो अपने घोड़े की रफ्तार तेज करते हुए इसे इन पहाड़ों में दौड़ा गया था। बेला की चीखों पुकार की कोई अहमियत नहीं दे रहा था। इसका घोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था, जबकि काफी देर चीखने चिल्लाने के बाद जब इसे पता चला कि बाला इसकी किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा, तो इसने चीखना छोड़कर आंखें बंद कर ली थी। और इसकी आंखें इतनी शिद्दत से बंद थी कि जैसे कभी जिंदगी में नहीं खुलेंगी। बाला ने एक झटके से इसका रुख अपनी तरफ किया, रुख बदलते ही वो चीखते हुए इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। बाला ने इस दौरान ना तो अपने घोड़े की रफ्तार कम की थी और ना ही घोड़े को रुकने का मौका दिया था। हाँ, लेकिन इसकी पनाहों में छुपकर वो बाला के लबों पर मुस्कुराहट जरूर बिखेर गई थी, जबकि इसकी खिड़की पर इसका घोड़ा तो ना सही, लेकिन दिल बेकाबू हो रहा था। वो अपने घोड़े की रफ्तार तेज करते हुए इसे इन पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों पर दोहराने लगा, लेकिन अब बेला को ही परवाह ना थी, क्योंकि इसे छुपने के लिए एक मजबूत पनाहगाह मिल चुकी थी। ओए होए, ये सब क्या हो रहा है? कबीले में तो यहाँ बड़ा जश्न चल रहा है। सरदार दूर से ही कबीले की रौनकें देखकर जमरू से बोला था, जहाँ कबीले के बाहर दरवाजे पर काफी सारे लोग खड़े थे। एक लम्हे के लिए तो इसे समझ ही ना आई कि यहाँ हुआ क्या है। अरे सरदार, ये सब कुछ नहीं, दुल्हन के वेलकम के लिए हो रहा है। हम जानते हैं, दुआओं को बता कर गए थे ना कि हम नई दुल्हन को लेने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो इसने इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। शादी इतनी धूमधाम से की है, तो तैयारियां भी तो धूमधाम से ही होंगी ना इस्तकबाल की। वैसे भी दुल्हन पहली दफा यहाँ आ रही है, तो ये सब कुछ तो बनता है। जुमले ने जैसे बात की जड़ को पकड़ ली थी, जिस पर सरदार सिर्फ हाथ में सर हिलाता एक लम्हे में पीछे की तरफ देखने लगा। दूर दूर तक बाला और उसकी बाली की कोई अमकनात नजर नहीं आ रहे थे। सरदार के बाला का 50 सौतेला हो गया है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसने जानबूझकर लंबा रास्ता लिया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बाली के साथ वक्त गुजार सके। मैं यकीन से कह सकता हूँ। जुमरू ने इसे पीछे की तरफ रुकते देकर कहा था, वो सब कुछ तो ठीक है जुमरू, लेकिन वो यहाँ कबीले में आकर अपने ही कमरे में जाने वाला था। वो जितना मर्जी वक्त गुजार सकता था, बेचारी को मुश्किल रास्ता अपनाने की क्या जरूरत थी? और वो वाला रास्ता तो ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच में आता है। लगता है लड़की को पहले ही सफर में मार डालेगा है। चलो आ जाओ, हम भी इनके इस्तकबाल की तैयारियां करते हैं। आखिर कबीले की बहू पहली दफा आ रही है। वो आगे की तरफ बढ़ने लगा तो जुमरू भी खामोशी से इसके साथ ही पीछे आने लगा था। इनके आते ही डोर वगैरह बजने लगे थे, तो सरदार ने हाथ उठाकर इन्हें चुप करवाया था। अभी तक सिर्फ मैं ही आया हूँ, तुम लोगों का दूल्हा नहीं आया, वो भी पीछे रह गया है। कुछ काम था इनको, वो अपनी दुल्हन लेकर आता होगा। तुम लोग अपनी तैयारी मुकम्मल करके रखना। वो घोड़े से उतरते हुए घोड़े की रस्सी जुमरू को थमा गया था, जबकि खुद आकर वो दुआओं के पास रुक गया, जो इसकी बात सुनकर मुंह बना गई थी। फूलों की बड़ी सी थाल तैयार थी। वो बाला और बेला की वेलकम की मुकम्मल तैयारी किए हुए थे, और जिस तरह वो मुंह बसूर रही थी, मतलब साफ था कि बाला का देर से आना इसे अच्छा नहीं लग रहा। ये लोग कब तक आएंगे डाकू जी? ये क्यों नहीं आ रहे? इतना ज्यादा वक्त क्यों हो गया है? और वो लोग आ भी नहीं रहे, और वो लोग आ भी रहे हैं या नहीं? आप बताएं तो सही, कब तक इनका आना होगा? वैसे सवाल जवाब करने लगी। जब कब से खड़ा इसकी फूलों की थाली से फूल उठाकर इस पर फेंक रहा था। मुझे लग रहा है ये लोग नहीं आने वाले। चलो आओ, हम रूम में चलकर आराम करते हैं। कितनी देर इन लोगों का इंतजार करते रहेंगे? अब क्या इतने दिन बुरे दिन आ गए हैं कि डाकू सरदार के कि वो डाकू बाला के इंतजार में अपनी नींदें बर्बाद करेगा? हम कोई नौकर नहीं लगे हुए इनके, जब आना हुआ आ जाएंगे। हाँ चलो, हम भी कमरे में चलते हैं। वो अचानक इसका आवाज थमते हुए बोला, अरे अरे, ऐसे कैसे चलते हैं? हम इनका इंतजार करेंगे, इस तरह से थोड़ी ना चलेंगे। आप भी ना हद करते हैं डाकू जी। वो दूल्हा दुल्हन है, दूल्हा दुल्हन वीआईपी होते हैं, इनका इंतजार किया जाता है। वैसे भी हो सकता है इन्हें कोई काम आ गया हो। काम किस तरह का काम आएगा इन पहाड़ों में? कहीं वैसा वाला कोई काम तो नहीं आ गया जो हमें दिल की सवारी करते हुए आ गया था? वो याद है ना तुम्हें? वो काम जो हमने इस कार में, अस्तगफिरुल्लाह डाकू जी, शर्म करें, कोई शर्म लिहाज नहीं सीखी आपने, सारी शर्म बेच खाई है आप।
बेच खाई है क्या? कौन-सी बात कहाँ करनी है आपको इतना भी नहीं पता। अगर कोई सुन ले तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? वो उसके सीने पर अपनी कुन्नी मारते हुए इसे खामोश करा गई थी। क्या सोचेगा? क्या मतलब है? यही सोचेगा कि किशोर अपनी बीवी से मोहब्बत से बात कर रहा है, इसे कोई पुराना यादगार लम्हा याद करवा रहा है। वो अपने अंदर की बातें थोड़ी ना जानता है और वैसे भी पहाड़ों में और कोई काम नहीं हो सकता आधी रात को। यकीन जानो इस दूल्हा और दुल्हन ने इन पहाड़ों को नहीं खोदना, कुछ और ही कर रहे होंगे और मेरे ख्याल में हमें भी रूम में चलकर कुछ और ही करना चाहिए। बेकार में इनके इंतज़ार में बैठकर सिर्फ वक़्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों ने आना है। शर्म करें चाहे थोड़ी-सी ही शर्म कर जाएँ। आप आप आ रहे होंगे वो अब आ रहे होंगे वो लोग। हद होती है किसी चीज़ की। हर वक़्त अपने मतलब की बातें करनी होती हैं आपने। अगर मेरे मतलब तुम समझती हो तो क्या ये नहीं समझती सजन साईं? इस वक़्त जिस तरह से तुम क़यामत बनी मेरे दिल पर बिजलियाँ गिरा रही हो, यकीन करो मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें यहीं से उठाकर कमरे में ले जाऊँ। लेकिन फिर भी तुम मुँह बनाकर बैठ जाना है और तुम्हारी नाराज़गी भी तो बर्दाश्त नहीं होती। हो गया होगा कोई मुझ जैसा मज़लूम सदा इस दुनिया में। वो बेचारगी से बोला तो तमाम ने एक नज़र से देखा, फिर नफ़ी में से सर हिला गया। अचानक ही सामने की तरफ मुतवज्जो होती काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। "ठाकुर जी वो लोग आ गए, जल्दी आएँ, ये फूल ना आपने दुल्हन पर फेंकने हैं।" वो जल्दी से इसके हाथों को फूलों से भरते हुए कहने लगी, "मुझसे नहीं होते ये सारे काम, तुम ही करो।" वो फूल वापस थाली में रखते हुए कहने लगा तो दुमाम ने इसे घूर कर देखा था, जबकि इसके गोडे पर वो नफ़ी में सर हिला था। फूलों को उठाकर वापस अपनी थैलियों में रखने लगा। "ठाकुर जी कितने डरते हैं आप मुझसे?" वो अचानक ही खिलखिलाते हुए बोली, जिसकी खिलखिलाहट पर वो खुलकर मुस्कुराता अगले ही लम्हे इसके लबों पर झुककर इसकी मुस्कुराहट जुड़ा गया था। "बहुत डरा कर रखती हो तुम मुझे। अच्छा जी, बहुत ज़ालिम बीवी हो, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी हो। अरे अब बुद्ध क्या बन गई हो? चलो, चलो दूल्हा-दुल्हन आ गए। दुल्हन को कबीले में वेलकम करना है।" वो कहते हुए आगे बढ़ गया था, जबकि दुआम का ध्यान हरगिज़ नहीं गया था। लेकिन किसी ने भी सरदार को ये हरकत करते हुए देखा नहीं था। ऐसी चिल की नज़र थी इसकी कि हर तरफ निगाह रखता था। दुआम नफ़ी में सर हिलाते इसके पीछे आते हुए कबीले के अंदर दाखिल होते बाला और बेला पर फूलों की बरसात करने लगी थी। हर तरफ से फूल बरसने लगे थे, जबकि वो कबीले के बीचों-बीच अपना घोड़ा रोके हुए था। एक झटके से इसे ज़मीन पर उतारकर खुद भी नीचे उतरा था। हर तरफ से होती बरसात पर बेला हैरानगी से सारे मंज़र देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पर फूलों की चादर बिछा दी गई हो। वो हैरान परेशान सी हर चीज़ को देख रही थी। जब कबीले की सारी औरतें मुस्कुरा कर इससे मिल रही थी, जबकि दुआम ने आगे होते हुए इसे अपने साथ लगाया था। "कबीले में खुशामदीद बेला, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। हमने बहुत सारी रस्में करनी थी, लेकिन इस वक़्त तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो। मेरे ख़्याल में तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आओ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आती हूँ, तुम वहाँ आराम कर लेना।" वो प्यासे से देखते हुए कह रही थी। इसका इरादा तो बेला के साथ बहुत सारी रस्में करने का था, इसे खूब सारा तंग करने का था। यहाँ तक कि इसका इरादा बाला से खूब सारे पैसे लेने का भी था, लेकिन बेला की हालत देखकर वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। वो कहीं से भी दुल्हन की तरह नहीं थी, तैयार नहीं हुई थी। इसका चेहरा साफ-सुथरा धुला हुआ था, जबकि कोई ज्वेलरी पे नहीं पहनी हुई थी। बाल पूरे बिखरे हुए थे, जबकि दुपट्टा फटा हुआ था। यहाँ तक कि इसके जूते भी बाला के हाथों में थे। खुद इसने लहंगे के नीचे बाला के जूते पहने हुए थे, जो काफ़ी हद तक नज़र आ रहे थे। इसकी हालत ऐसी थी ही नहीं कि वह इसके साथ किसी भी तरह की कोई रस्म कर पाती। तो इसने सोच लिया कि वो बाकी की रस्में वलीमे के साथ करेगी, इसलिए फिलहाल वो इसे कमरे में लेकर जाना चाहती थी, जहाँ वो आराम कर सके, परसुकून हो सके। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। वो इसे मज़ीद परेशान नहीं कर सकती, जबकि सरदार को भी इसका फैसला पसंद आया था। "ये तुम्हारा कमरा है बेला, तुम आज से इसी कमरे में रहना है। मेरा मतलब है तुम पहले भी इसी कमरे में आई हो, शायद तुम्हें इसी कमरे में रखा गया था जब निकाह हुआ था। ये बाला भैया का कमरा है, लेकिन बाला भैया यहाँ नहीं रहते, क्योंकि ये कमरा इन्हें तब मिलना था जब तुम यहाँ आ जाती। मेरा मतलब है बाला भैया की बीवी यहाँ आ जाती। सो तुम आ गई हो, तब ये कमरा तुम्हारा और बाला भैया का है।" वैसे कमरे के अंदर लाते हुए वहीं बेड पर बिठा चुकी थी, जबकि इस कमरे में आकर जैसे इसे सुकून मिला था। हाँ, ये सच था कि वो बाला के बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी और ना ही शायद वो इन्हें जल्दी बाला के साथ एडजस्ट हो सकती थी, लेकिन ये वाला कमरा इस कमरे से कहीं ज़्यादा पुरसुकून था, जिस कमरे में वो पहले थी। बेशक वहाँ पे हर तरह की आसाइश मौजूद थी, लेकिन वो वहाँ बहुत डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। डर था कि कहीं कोई वहाँ आ ना जाए और यहाँ इस कमरे में अगर कोई आया भी तो वो इसका महरम होगा। ये सोच इसे पुरसुकून कर गई थी। पिछले कई घंटों से इसकी सोच बस यही थी कि इसकी ज़िंदगी में महरम रिश्तों की कमी है। इसके भाई के बाद बाला ही वो वाहिद रिश्ता है जिसके साथ इसका मज़बूत तल्लुक है। बेशक इसने निकाह के बाद अपने और बाला के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन ये थोड़ा-सा वक़्त इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। रागा के आदमी रशीद ने जिस अंदाज़ में बताया था कि बाला डकैती क्यों करता है या फिर डकैती का पैसा कहाँ जाता है, इसे ना चाहते हुए भी बाला के बारे में सोचने पर मजबूर कर गया था। वो अलग इंसान था, बहुत अलग था। इसकी ज़िंदगी का एक मकसद था और दुनिया वालों की नज़र में बेशक एक नेगेटिव ही कैरेक्टर था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एक उम्मीद था, एक आस था। इसने कभी किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं किया था। ये जानकर इसे खुशी हुई थी। पहले वो इसकी अच्छी चीज़ों का अंदाज़ा लगा चुकी थी। इसकी कई बातों ने इसे इम्प्रेस किया था, लेकिन वो सारी चीज़ें इसे बाला के बारे में कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर नहीं कर पाई थी। हाँ, लेकिन कल रशीद की बातों ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसके दुश्मन इसके बारे में ऐसी बातें करते थे, फिर वो गलत कैसे हो सकता था? वो एक अच्छा इंसान था। अगर वो कुछ गलत करता भी था तो नेक नीति से करता था, किसी गलत मकसद के लिए नहीं। और यही सारी बातें इसे ना चाहते हुए भी बाला के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। तो हमने इसे बेड पर बिठाते हुए इसके पीछे रखा था। "मैं तुम्हें अपने कपड़ों में से कोई कपड़े देती हूँ जो तुम फिलहाल के लिए पहन लो। इन कपड़ों में तुम सो नहीं सकती। तुम रुको, मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ।" और इसे कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि बेला खामोशी से तकिए पर सर रख गई थी। इसे कमरे में आकर सुकून मिला था। "अरे अरे, कहाँ भाग रही हो बहन? तुम्हारी स्पीड देखकर लग रहा है तुम जल्द ही
ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली। वो स्पीड से अपने कमरे की तरफ जाती जब बाला ने रास्ते में ही इसे आ लिया। वो बड़ी मुश्किल से सरदार झुमरू से जान छुड़ाकर ऊपर अपने कमरे की तरफ आया था, वरना वो ये लोग तो इसे आने ही नहीं दे रहे थे। हाँ, वो मैं बेला के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ। इसका लहंगा काफी भारी है और वो पहनकर सो तो नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके लिए कोई आरामदायक कपड़े ले आती हूँ। मेरे पास कुछ नए कपड़े हैं। वो कहते हुए दोबारा जाने लगी तो बाला से थाम लिया था। तुम रिलैक्स हो जाओ, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, अंदर कपड़े हैं पहन लेगी बेला। फिक्र मत करो, मैंने इसके लिए कुछ जरूरत का सामान लेकर रखा है। मैं इसके लिए कुछ जरूरत का सामान लेकर आया था और अंदर कमरे में मौजूद है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम भी काफी थक चुकी हो, जाओ जाकर आराम करो। वो प्यार से इसके गाल थपथपाते हुए बोला तो इसने भी अजीब से अंदाज में से देखा था। पिछली रात से इसे मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराती वो इसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। ओए होए, क्या बात है, मतलब कि आपकी बीवी है, आपने अपनी बीवी के लिए पहले ही शॉपिंग करके रखी हुई है। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए, आप भी आराम कीजिए, नेक के पैसे मैं कल सुबह लूंगी आपसे। फिलहाल ना मुझे बहुत जोर से नींद आई हुई है, लेकिन खबरदार जो आपने मेरे के पैसों में डंडी मारी, मैं अपने हक पर किसी की बिल्कुल भी किसी का डाका नहीं डालने दूंगी। और बेला के लिए गिफ्ट लिया है ना आपने, इसे तोहफा देना है मुंह दिखाई का। वैसे तो इसने मुंह धो लिया है, लेकिन फिर भी कुछ रस्में होती हैं जो निभानी पड़ेंगी। बस अब जाइए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इससे पहले कि डाकू जी कमरे में आ जाए, मुझे सोना है। वो कहते हुए फौरन ही वहां से भाग निकली थी, जबकि इसकी हरकतें देखकर बाला मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया था। इसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, एक झटके से सीधी हो गई थी। अभी दिमाग को गए बस कुछ लम्हे ही हुए थे, लेकिन पीछे से इसकी आंख लग गई थी। अब सामने बाला को खड़े देखकर वो तेजी से सीधी होते हुए बैठ गई थी। आप, वो मुझे लगा दुआम है। वो परेशानी से उठने लगी थी। नहीं, वो नहीं है, तुम्हारा शोर है, वही शोर जिसके खिलाफ तुम सारी प्लानिंग कर रही थी, जिसमें तुम कामयाब नहीं हो सकी। खैर उठो यहाँ से और अलमारी से अपने कपड़े निकालो और अपनी हालत दुरुस्त कर लो। कोई जरूरत नहीं है इतना थकने की। ये जोड़ा मैंने बहुत मोहब्बत से लिया था तुम्हारे लिए, ये सोच के अपनी मोहब्बत के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। लेकिन अब तुम्हें इस खुलिये में देखकर मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं हो रही। वैसे अपनी तरफ से तुम्हारे भाई ने तुम्हारे दुख सुख पूरे कर दिए। तुम मजीद कोई भी ड्रामा या प्लानिंग करने के बारे में मत सोचना, फिक्र मत करो। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें पाने की ख्वाहिश है, तुम्हें छूने की तमन्ना सारी दम तोड़ चुकी है। सच कहूं, मैं जानता था तुम्हारा भाई एक नंबर का कमीना है, एक नंबर का बेगैरत इंसान है, लेकिन वो इतना बेगैरत होगा कि अपने मकसद के लिए अपनी ही बहन का इस्तेमाल करेगा, ये मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था। और मुझे इससे भी कहीं ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने हर उल्टे सीधे काम में अपने भाई का साथ दिया है, लेकिन मेरा दिल तोड़ने में भी तुमने सबसे आगे रही हो। अब तक यकीन नहीं आ रहा कि इतने मासूम चले के पीछे इतना चालाक दिमाग होगा। कपड़े चेंज करो और सो जाओ, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि इस रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हें कितना वक्त दरकार है, लेकिन तुम्हारे इस धोखे को हजम करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो अपनी बात मुकम्मल करता इसके बिस्तर के करीब आते हुए अपने जूते पहनता वापस बाहर निकल गया था, जबकि बेला एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई थी। माजी आग की ऊंची ऊंची लिपटों ने पूरे कबीले को अपनी लपेट में ले लिया था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। कबीला हर तरफ से आग में जल रहा था। हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। डाकू दिलावर कभी एक हेमे में जाता, कभी दूसरे में। इसका इरादा यहाँ के लोगों की जान बचाने का था, लेकिन ज्यादातर हेमे खाली थे। यकीनन सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलकर भाग गए थे। और जिस तरह पुलिस नफरी यहाँ पर घूम फिर रही थी, मतलब साफ था कि वो लोग पुलिस की डर से भी यहाँ से भाग रहे हैं। वो तेजी से अपने हेमे की तरफ आया, जहाँ जमीन पर बैठी ईशम को अपनी गोद में लिए दिलदार को देखा था। दिलदार मेरे बच्चा, तुम ठीक हो ना? ईशम ठीक है, अम्मी किधर है? वो इनके पास आते हुए सवाल करने लगा, जबकि वो दोनों ही उठकर तेजी से इनके सीने से लगे थे। पता नहीं बाबा, अम्मी बाहर की तरफ निकल गई थी। पता नहीं अचानक से हर तरफ आग क्यों कैसे जलने लगी। गोलियों की आवाज आ रही है, ये क्या हो रहा है बाबा? सब कुछ ठीक तो है ना? वो बुरी तरह से घबराते हुए पूछने लगा, जबकि इसका माथा चुमते सफाई नफी में सही रहने के कुछ नहीं कर पाया था। मैं तुम्हारी अम्मी को ढूंढ कर लाता हूँ। कबीले में पुलिस वालों ने हमला कर दिया, कुछ भी ठीक नहीं है। हर चीज आग की लपेट में आ चुकी है। मुझे नहीं पता कौन कौन जिंदा है, कौन कौन नहीं। मैं ये पता करके आता हूँ। तुम्हारी अम्मी ठीक होंगी। तुम ईशम का ख्याल रखना। दिलदार, मेरी बात कान खोल सुन लो। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बहन को कुछ मत होने देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मैं वापस ना आ सका तो तुम इसे बाप बनकर पालना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बेटी को कभी खुद से दूर मत करना। मेरी बात सुनो दिलदार, ये कबीला हमारा है, ये जगह हमारी है, ये सब कुछ तुम्हारे बाप का है। ये कबीला मैंने पाला है, मैंने इसे पूरे कबीले को गोद लिया था। यहाँ मौजूद हर इंसान मेरा बच्चा है, मेरा अपना है। इनके साथ मेरा खून का तलक नहीं तो क्या हुआ, मेरा इनके साथ तलक है, और वो तलक इंसानियत का है, जिसे मैं मरते दम तक नहीं तोड़ सकता। अगर मैं लौट कर ना आया तो मेरी जगह इस कबीले का तुम संभालोगे। यहाँ के लोगों को कभी ना उम्मीद मत करना। इस कबीले के बाहर भी एक दुनिया बसती है। वादा करो मुझसे, अगर मैं लौट कर ना आया तो मेरी सारी जिम्मेदारियां तुम उठाओगे। जो जो तुम्हारा बाप करता था वो तुम करोगे। ये वादा करो मुझसे। जब जब तुम्हारी आंख किसी मस्किन की तरफ उठेगी तो तुम अपना मुंह में जाता वाला इसके हवाले करोगे। वादा करो मुझसे, तुम अपनी पहुंच में आए किसी इंसान को भूखा नहीं सोने दोगे। वादा करो मुझसे कि मेरी तरह इस कबीले की हिफाजत करोगे। इसके माथे को चुमता इसे अपने सीने से लगाता इसे वादे मांग रहा था, जबकि दिलदार ना समझ होने के बावजूद भी इतना समझ गया था कि इस पर उठने वाली क़यामत कोई मामूली क़यामत नहीं थी। ये इनकी दुनिया को उलट पुलट कर रख देने वाली एक रात है, जो सुबह होते ही एक भयानक रूप इख्तियार कर जाएगी। सरदार ने अपना हाथ अपने बाप की हथेली पर रखते हुए हाँ में सर हिलाया था। मैं लौट कर आने की कोशिश करूंगा ईशम, अगर नहीं आ सका तो तुम्हारा बाप है। बस के माथे को शिद्दत से चुमता इसे अपने साथ लगाते ही अल्लाह के हवाले करता खुद हेमे से बाहर निकल गया था। इसके निकलते ही बाला तेजी से अंदर दाखिल हुआ था, जिसे वो थाम कर अपने करीब कर चुका था। तया, अम्मी कोठरी गिर गई, अम्मी मर गई, मेरी अम्मी मर गई तया। वो इसके साथ लगता चीख उठा था, जबकि इसका जला हुआ बाजू देखकर वो सिर्फ या अल्लाह रहम के अलावा कुछ नहीं कह सका था। बाला, मेरी बात सुन। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कुछ कहने लगा तो बाला पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। यूसुफ
का अब तक इसके पास ना पहुंचने का मतलब यही था कि वो जान से हाथ धो बैठा है या फिर मौत के करीब है। यही समझना कि तेरा बाप होता है हक के राह में अपनी जान देने निकल पड़े हैं और वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक अपने लिए हक को तलाश ना कर सके। हो सके तो हो सकता है इस हिस्से से वापसी मुमकिन ना हो। यूसुफ ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा बाजू बनकर मेरे साथ रहा और मुझे यकीन है कि मेरा बाला भी मेरे दिलदार का साथ देगा, तो इसका बाजू बनकर इसके साथ रहेगा। याद रखना, दिलावर और यूसुफ की दोस्ती की मिसालें ये इलाका देता है। बाला और दिलदार की दोस्ती की मिसालें ये पूरी वादी देंगी, ये पहाड़ें देंगी, ये कबीला देगा। वो इसका चेहरा थामते हुए इसे समझा रहा था जबकि बाला हाँ में सर हिलाने लगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, जबकि इसे अंदर की तरफ धकेलते हुए इसे दिलदार को एक इशारा किया था जिस पर इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाते बाला को अपने बाजू की गिरफ्त में ले लिया था। इसके दिल के अंदर जैसे चीख सी उठी थी, अजीब सी तकलीफ थी जो खत्म नहीं हो रही। वो जानता था कि वो अपने बच्चों को आखिरी दफा देख रहा है। शायद इसके बाद वो अपने बच्चों को चेहरा दूसरी बार नहीं देख पाएगा, लेकिन जानता था कि वो अपनी जिम्मेदारियां किसी इंसान के हाथ सौंप कर जा रहा है जो इसे कभी भी मायूस नहीं करेगा। इसे समझ नहीं आया था कि बाला अचानक से गया कहाँ है। हाँ, लेकिन बाला के यूं चले जाने पर वो हैरान जरूर हुई थी। वो इससे नाराज था, गुस्सा था, वो समझती थी, लेकिन वो आज की रात यूं इसे छोड़कर चला जाएगा ऐसा इसने हरगिज नहीं लगा था। ऐसा नहीं था कि वैसे कमरे में डर लग रहा था, लेकिन इसका यूं चले जाने से अजीब भी लग रहा था। इसे अच्छा लग रहा था या बुरा वो नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन इसका यूं चले जाना इसके लिए काफी हैरानगिन था। वो इस वक्त आधी रात को गया कहाँ था? कबीले में ही होगा कहीं, लेकिन वो तो इस कबीले के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और वैसे भी वो इसके पीछे क्यों जाती? वो बेड पर बैठी अपनी ही सोचों में मगन थी। इस बारे में सोच ही क्यों रही हूँ? मेरी तरफ से बाहर में जाए, मुझे क्या पड़ी है इसकी? अपनी मर्जी से गया है, अपनी मर्जी से वापस आ जाएगा और वैसे भी कोई लव मैरिज तो है नहीं कि मैं इसके बारे में इतना सोचूंगी। यही कहीं होगा, अभी वापस आता होगा। इससे पहले कि वो वापस आ जाए मैं खुद अपनी सोने की तैयारी कर लेती हूँ, कहीं इस खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाए कि इसके चले जाने का शौक मना रही हूँ। वो गुस्से से दरवाजे की तरफ देखती जो दरवाजा का एक अजीब सा पत्थर था, लेकिन फिर भी इस कमरे में हर चीज मौजूद होने की वजह से ना तो इसे डर लग रहा था, ना ही इसे कमरे से अजीब महसूस हो रहा था। अलमारी के करीब आते हुए इसने अलमारी में से अपने लिए आरामदायक सूट निकाला था। पहले ने हैरत से पर इस ड्रेस को देखा। सादा सा ड्रेस रात में पहनने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन इसका साइज इतना परफेक्ट कैसे था? ऐसा तो लग रहा था कि वो सिला सिलाया लिया ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो सिला सिलाया लिया गया है, बल्कि लग रहा था कि इसकी स्पेशल डिजाइनिंग करवाई गई है। कहीं से भी पहले कहीं वो मुझसे पहले इसकी कोई और बीवी तो नहीं थी और इसकी बीवी का साइज भी बिल्कुल मेरे जैसा ही था। वो हैरान होती अपने हाथ में पकड़े इस पर्पल ड्रेस को देख रही थी, जिसे देखते हुए इसे गुस्सा भी आ रहा था। डाकू बाला, सुन ले एक बात तो कान खोलकर, तुम्हारे कमरे की ये दर और दीवार अगर तो मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और बाली हुई। डाकू बाला, सुन ले एक बात तो कान खोलकर, तुम्हारे कमरे की ये दर और दीवार अगर तुम मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और बाली हुई और इसके होते हुए तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी करके ये सारा ड्रामा किया, तो फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो सारी जिंदगी याद रखोगे। ये जो अपने बालों को गर्दन चटक का पीछे गिराते हो ना, इस गर्दन को ही मोड़ ना दिया तो मेरा नाम भी डॉक्टर बेला अकरम नहीं। वो गुस्से से ड्रेस उठाते हुए हर तरफ से चेक करने लगी थी कि कहीं वो इस्तेमाल शुदा तो नहीं। फिर पूरी अलमारी खोलते हुए इसमें मौजूद हर चीज देखने लगी। कुछ चीजें तो इंतहाई पर्सनल होने की वजह से वो अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन इन सबको चेक करने की वजह थी कि वो इस्तेमाल शुदा ना हो या इसकी बाला की जिंदगी में से पहले कोई और मौजूद ना हो। अपने हर तरह के शक को दूर करने के बाद वो वॉशरूम में बंद हो गई थी। मुंह बंद कर बेला की बच्ची, इतना शानदार कमरा है, वॉशरूम भी तो शानदार होगा ना, ये गवारों की तरह रिएक्ट करने की क्या जरूरत नहीं है। इसने वॉशरूम के अंदर दाखिल होते हुए अपना अचानक आने वाले एक्सप्रेशन पर मुंह खोलते हुए सामने शीशे की तरफ देखा था, फिर खुद को कोसते हुए चेंज करने लगी। ये बाला का बच्चा इतना एटीट्यूड किस बात पर दिखा रहा है? अपना लिबास चेंज करते हुए मुंह हाथ धोकर फारूक होती एक बार फिर से आईने के सामने आती सवाल करने लगी। दिखाता है तो दिखाता रहे, मेरी तरफ से बाहर में जाए, मुझे क्या लेना देना? मेरी जूती को भी परवाह नहीं है इसके एटीट्यूड की। वैसे भी खुद ही तुम्हारा रहा था मुझसे शादी करने के लिए, अब इसके लिए अपने आप को हरगिज चेंज नहीं करने वाली। पीछे से डाकू और नखरे देखो चेयरमैन वाले, पेशे से डाकू और नखरे देखो चेयरमैन वाले, रूठता है तो रूठता रहे, मेरी बला से मुझे क्या लेना देना? वो वापस कमरे में आती हुई बेड पर लेटी मुसलसल बड़बड़ा रही थी। इसे कोई लेना देना नहीं था बाला से, लेकिन वो मुसलसल इसी के बारे में सोच रही थी, इसी के बारे में बात कर रही थी। ये अलग बात थी। अरे अरे सरदार, वहां क्या देख रहे हो? अपनी नाकामी को अपनी आंखों से देख रहे हो? हाँ हाँ जरूर देखो, वो देखो कैसे जगमगा रहा है वो कबीला। टाकूबाला की शादी का जश्न मना रहा है कबीला, और तुम यहाँ अपनी हार का शौक मनाओ। तुम्हारी नाक के नीचे से निकाल कर लेके वो इस लड़की को, और तुम कुछ भी नहीं कर पाए सरदार, बस नाम के सरदार हो तुम। मैंने बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, रागा डाकू ये रागा डाकू वो, लेकिन रागा डाकू तो बुजदिल निकला, कुछ नहीं कर पाए तुम, कुछ भी नहीं। एक हाथ कटवा कर बैठे हो, दूसरा हाथ कटवाने का डर था कि इसके सामने आवाज ना निकली तुम्हारी। अरे तुम तो कह रहे थे कि वो किसी जमाने में तुम्हारा गुलाम होता था, कहाँ गई इसकी गुलामी? इसे देखो तो लग रहा था कि वो हमेशा से बादशाह है और तुम इसे वजीर हुआ करते थे, लेकिन अब इसके वजीर की वजह से बर्खास्त होकर तुमने सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम बनकर रह गए हो, एक डर की जिंदा तस्वीर। वो बात करता है तो कांपने लगते हो तुम। इतना डर डाका डोकू, इतना डर अपने गुलाम का कि इसके सामने तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। मैंने तुम्हें बहुत बहादुर समझ रहा था डाका डोकू, मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन अफसोस तुम तो कुछ और ही निकले, कुछ भी ना निकले, कुछ भी नहीं। राशिद इसके पीछे आता गुस्से से बोल रहा था। अब इसे अब तक यकीन नहीं आया था कि इतनी मेहनत से निकाली हुई लड़की को रागा डाकू ने इतनी आसानी से सरदार के साथ बेच दिया था, और सिर्फ बेचा ही नहीं बल्कि इसे इज्जत और एहतराम से यहाँ रखा था। जिस तरह सरदार बात कर रहा था और रागा डाकू को खौफ से कांप रहा था, वो इसकी नजरों में छुपा हुआ नहीं था। बेशक इसने छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रशीदा भी एक खतरनाक डाकू था। इसके लिए ये सब चीजों का डर का कोई मायना इसके लिए इन सब चीजों का डर कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन आज रागा डाकू, इसका उस्ताद, इसका बॉस, इसका सरदार जिस तरह कांप रहा था, वो समझ चुका था कि डकैत कबीले के लोगों का मुकाबला करना इसके बस की बात नहीं है। इस वक्त भी वो हमेशा से जगमगाते कबीले को देख रहा था, और यह हकीकत थी कि वो सिर्फ देख सकता था और कुछ नहीं कर पाया था। वो लोग इस लड़की को अगवा करके यहाँ ले आए थे और फिर सरदार क्या
और फिर सरदार आके इस लड़की को अपने दुश्मनों के सामने महफूज करने के लिए इन्हीं के इन्हीं के पास छोड़कर वो इस लड़की को वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे थे। और फिर रात अंधेरा होते ही वो लोग से आकर इसे लेकर चले गए और डाका डाकू कुछ भी नहीं कर पाया। जो इतनी बड़ी प्लानिंग किए हुए था, बाला की इज्जत को दोकोरी करने का इरादा रखने वाला डाका डाकू इस वक्त बेबसी की तस्वीर था। वो सिर्फ रशीदे की बातें सुन रहा था, जबकि रशीद अपना गुस्सा निकालकर वहां से जाने लगा, क्योंकि इतना तो वो समझ चुका था कि इसकी बातों का यहाँ कोई असर नहीं होने वाला। इसने क्या सोचा और क्या हो गया, इसके जाने के बाद भी इसकी निगाहें सामने कबीले की तरफ मरकूज थी। वो इतना बेबस हो गया था कि अपने ही आदमी के सामने, इस आदमी के सामने जिसे गोली चलाना इसने सिखाया था, जिसे चोरी करना इसने सिखाया था, इससे कांप रहा था, वो इससे डर रहा था। वो इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी मौत इतनी आसान नहीं थी। सरदार के सामने तो वो इसे मार क्यों नहीं रहा। अगर इसकी मौत इतनी ही आसान थी सरदार के सामने, तो वैसे मार क्यों नहीं रहा। सरदार हर दफा इसे जिंदा छोड़कर क्यों चला जाता है। क्या वजह थी जो इसे रोके हुए थी। बाला की शादी क्या हुई कि जुमरूद को भी शादी का शौक चढ़ गया था। जुमरूद तो के तो नखरे ही खत्म नहीं होने थे, लेकिन सरदार का कोई इरादा नहीं था इसके साथ अपना वक्त बर्बाद करने का। इसीलिए थोड़ी देर इसके साथ गुजारकर वो अपने कमरे में वापस आ गया था। इसका इरादा थोड़ी देर अपनी सजन साई के साथ वक्त गुजारकर अपने वक्त को खूबसूरत एंजॉय करने का था। इसका दिल बहुत बेताब था अपनी सजन साई के लिए। इस वक्त तो इसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में भरकर इसमें कहीं खो जाना चाहता था। आज तो वो इतनी हसीन लग रही थी, इसका हरगिज कोई इरादा ना था इसे बख्शने का। सारी रात वो इसे जगाने का इरादा रखता था। हाँ, वो मानता था कि पिछले दिनों शादी के दिनों में वो काफी ज्यादा थक चुकी है और फिर इसने भी तो इस दौरान से बहुत सताया था, लेकिन आज वो अपने जज्बात के हाथों बहुत मजबूर हो चुका था। आज वो इसे छोड़ने का इरादा हरगिज नहीं रखता था। आज अपने दिल की बेकरारियां तो इसने इसे सुनानी ही थी। इसका दिल इसकी गुर्बत के लिए बेकरार हो रहा था और अपनी बेकरारियां बस सिर्फ इसी पर बयां कर सकता था। छोटे छोटे कदम उठाता वो बाहर तय करते हुए कमरे की हदूद में तक आया था, तो कमरे में हल्की नीम रोशनी फैली हुई थी, जो सोने से पहले वो अक्सर जला देती थी। हालांकि सरदार को कमरे में अंधेरा पसंद था, इसलिए सोने से पहले वो हर तरह की लाइट ऑफ करते हुए इसे अपनी बाहों में भर लेता था, ताकि वो खौफजदा ना हो जाए। और आज जिस तरह कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था, समझ चुका था कि इसके इरादे खतरनाक हैं। कमरे में कदम रखते ही इसने दरवाजा बंद करते हुए अपनी चादर उतारकर पीछे हुए पर फेंकी थी, जबकि इसके कदम पैर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां वो नाजुक सा वजूद खुद को कमल में लपेटे हुए था। सजन साई उठो, खबरदार जो तुमने सोने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं सोने देने वाला। आज की हसीन रात हम दोनों की पनाहों में गुजरेंगे, हम दोनों एक दूसरे की पनाहों में गुजारेंगे और इस रात को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। चलो उठो, शाबाश, मैं तुम्हारे नखरे बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला। उठो, सुनो इस दिल की बेकरारियां, देखो तो सही क्या हाल है तुम्हारे डाकू जी का। वो इसके पास लेते हुए अपने दिल की बेकरारियां सुना रहा था, जबकि इसकी हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनकर वो हैरान हुआ था। सजन साई, ये तुम ज्यादती कर रहे हो, उठ जाओ। सारा दिन इसलिए तो नहीं तुम्हारे हुस्न को निहारता रहा कि रात को घर आने के बाद तुम मुझे सोते हुए अपनी सांसों के रिदम सुनाओ। उठ जाओ सजन साई, वरना खा जाऊंगा तुम्हें। वो इसकी गिरद अपनी बाहों का इशारा बनाता, इसके गर्दन में अपना मुंह देते हुए बेहद मोहब्बत से बोला था, लेकिन दूसरी तरफ से किसी का कोई असर न देखते हुए इसने सर उठाकर से घूरा था। नीमन देर में भी वो इसके बंद आंखें और चेहरे पर बेतहाशा मासूमियत देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इसके लब्बों से हारिज होती मीठी मीठी सांसें से पकड़ कर देने को थी। इसके लब्बों को अपने लब रखते हुए इसने गहरी सांस ली थी और फिर अगले ही लम्हे इसकी सांसों को रोक गया था। कुछ देर तक इसकी सांसों को कैद करते हुए इसने दुआम का हाथ अपने सीने पर महसूस किया था, लेकिन वो अब इस वक्त इतनी गहरी नींद में थी कि इसकी लम्स का कोई हाथ असर न ले रही थी। जबकि इसकी लब्बों को अपने लब्बों से अलग करते हुए इसने फिर से इसके चेहरे को घूर कर देखा, जहां पर किसी तरह का कोई असर न पाते हुए अब की दफा इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। इसने अपनी मूंछ में इसकी गर्दन पर रगड़ी थी। इसका लमस पाकर तो हमने हल्की सी करवट ली थी, फिर करवट बदलते हुए इसके साथ में इसकी बाजू अपने गिरफ्त में लेकर खुद के गिर्द लपेट गई थी। इसके चेहरे से ही लग रहा था कि वह चिहासी थकावट का शिकार है। वह जालिम बनना चाहता था, बल्कि आज तो वह जुल्म की इंतहा कर देना चाहता था। आज वो इसकी नींद को दूर भगाने का इरादा रखता था, लेकिन इसका मासूम चेहरा हमेशा की तरह सरदार के इरादों पर पानी फेर गया था। बहुत गंदी बीवी हो तुम सजन साई, मैं नाराज हो जाऊंगा। अब की दफा इसके कान को लहू को चूमते हुए इसे मीठी सी धमकी देने लगा था, जिसका किसी तरह का कोई असर न महसूस करके अब सरदार ने आहिस्ता से अपनी गिरफ्त से आजाद किया था। अब मैं पक्का वाला नाराज हो रहा हूँ तुमसे, मैं बोल रहा हूँ, रोक लो मुझे, मैं मानने वाला नहीं हूँ। उसके करीब से उठते हुए फिर से इसे धमकी दे रहा था, जबकि बेड पर लेटे हुए वजूद पर कोई असर ना हुआ था। तो इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे, पलट कर देखा तो भी वो गहरी नींद में थी। तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त है सजन साई, रोक लो मुझे, वरना मैं रूठ जाऊंगा और मान लूंगा भी नहीं। नाराजगी की वजह जानने में भी तुमने अपनी हालत खराब कर लेनी है। वो दरवाजे पर रुककर फिर से इसे धमकी देने लगा, जिसका कोई असर न पाते हुए अब की दफा वो सच में कमरे से निकल गया था। अरे मनाती रहना, ये मेरा सोना मुखड़ा नहीं मानने वाला तुम्हारा डाकू जी। आप मनाती रहना, मेरा सोना मुखड़ा नहीं मानने वाला तुम्हारा डाकू जी। वो कहते हुए बाहर निकल गया था, जबकि बेड पर पड़े वजूद पर अब तक किसी तरह का कोई असर ना हुआ था। असर तो होने वाला था, लेकिन कल सुबह अभी तो वो शायद ख्वाबों में अपने डाकू जी के साथ किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तुझे याद नहीं है कि क्या आज तेरी शादी हुई है? वो इत्तेफाक से आज तुझे अपनी बीवी के साथ होना चाहिए। यहाँ क्या बैठा है? वो नीचे आया तो इसे बड़े से पत्थर पर बैठा नजर आया था। जब तमाम के साथ इसकी शादी नहीं हुई थी, ये इन दोनों की पसंदीदा जगह थी, जहाँ वो सारी रात बैठकर गुजार देते थे। सारी रात नीचे पानी से पत्थर में फेंकते हुए रात कैसे गुजरती थी पता भी नहीं चलता था। वो अक्सर वो दोनों खाना भी यहीं पर बैठकर खाया करते थे। नाराज हूँ मैं अपनी बीवी से, और वैसे भी इतना तंग किया है इसने मुझे। तुझे क्या लगता है कि इसे माफ कर दूंगा? थोड़े नखरे तो बनते हैं, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। और तू? वो पानी के ऊपर पत्थर फेंकते हुए इसे बताने लगा, जिस पर सदा ने कंधे उचकाए थे। मैं भी बस अपनी शजनसाई से थोड़ा सा नाराज हो गया हूँ, लेकिन मेरी नाराजगी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। लेकिन तेरी नाराजगी कुछ समझ से बढ़ाता रहे। आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? आज तेरी वेडिंग नाइट है भाई, इस लड़की के लिए मर रहा था तू, और अब तू इससे नाराज होकर बैठ गया है। मुझे तेरी समझ में नहीं आ रही, ये बिल्कुल भी अच्छे सोनू वाली करतूत नहीं है। क्यों शादी के शुरू के दिन बर्बाद कर रहा है? बर्बाद नहीं कर रहा, इसे वक्त दे रहा हूँ। तू ही तो कह रहा था इसे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त चाहिए, तो दे रहा हूँ इसे वक्त। क्या
क्या कह रहा था तू कि एक लड़की के जज़्बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो फ़िलहाल शादी के लिए तैयार ना हो या मैं इसे पसंद ना हूँ। तो वही तो कह रहा था कि बेला और बारात में बहुत फ़र्क है। हाँ, ठीक है मैंने कहा था तुझसे, लेकिन ये नहीं कहा था कि शादी की रात यहाँ पर आकर बैठ जा। तुम्हारी बीवी अंदर कमरे में है। इस वक़्त तुम दोनों का साथ होना ज़रूरी है। यहाँ वक़्त एक-दूसरे के साथ समझने का होता है। दूसरी बात, वक़्त देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम लोग एक-दूसरे से अलग रहो या फिर एक-दूसरे को वक़्त के हवाले कर दो। दूरियाँ से फासले बनाती हैं, दूरियों से कभी रिश्ते ठीक नहीं होते। बाला उसे समझाते हुए कहने लगा था, जिस पर बाला हल्का-सा मुस्कुराया था। मैं दूरियाँ नहीं बना रहा सत्ता, लेकिन मेरा दिल इस बात को कबूल नहीं कर रहा कि वो लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने इसे अपनी आँख मैंने इसे अपनी दिल की गहराइयों से चाहा है, मैंने इसे इश्क किया है और मैं इसके साथ कोई रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं जोड़ सकता। निकाह मैंने कर लिया इस सोच के साथ कि मैं इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूँगा। लेकिन बिना मोहब्बत के इसके करीब जाना, इसके साथ रिश्ता कायम करना मेरे बस से बाहर है। जब तक वो खुद मुझसे नहीं कहती कि इसे मुझसे मोहब्बत है, मैं इसके करीब नहीं जाऊँगा। मैं जानता हूँ तुझे ये सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी मोहब्बत बहुत ख़ास है, बहुत अनमोल है और मैं इसके हर लम्हे को अनमोल रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेला की ज़िंदगी का हर वो लम्हा जिसमें इसके साथ रहूँ खूबसूरत बने, भयानक यादगार भयानक या दर्दनाक नहीं। मुझे इसे अपनी मोहब्बत से जीतना है और मेरी मोहब्बत मुझे इस तरह बिना मोहब्बत के इसके करीब जाने की इजाज़त नहीं दे रही। वो अपने दिल की हर बात खोलकर इसके सामने रख गया था, जिस पर सरदार खामोशी से इसे सुनता मुस्कुरा देने लगा था। तिकनी का नाच नचाएगी, सदा ने जैसे आने वाले वक़्त की पेशगोई की थी। फ़िक्र मत कर, तेरा बाला भी टक्कर मार देगा। वो तिकनी का नाच नचाएगी तो मैं साथ में इसे भी ठुमके लगावाऊँगा। मोहब्बत की है, गुलामी थोड़ी की है जो इसके नखरे बर्दाश्त करूँगा। मैं इसे खुद से मोहब्बत करने का वक़्त दे रहा हूँ। बाकी तो मुकाबला डंके की चोट पर करेगा डाकू बाला भी। वो पुरसुकून अंदाज में बोला, जिस पर सरदार ने हल्का खामे सर हिलाया था। अगर मुकाबले डं अगर मुकाबला डंके की चोट पर करना है मेरे भाई, तो इस सर्दी में पागल होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अपने कमरे में जा, इसकी आँखों में आँखें डालो और इसको बता कि निकाह के बाद बेशक इस कमरे में इसका हक हो गया है, लेकिन इससे पहले तेरा हक है। इस कमरे पर भी, इस कमरे की हर चीज़ पर भी। कल को पता तो चले कि मोहब्बत खेलते-खेलते कमरे से बेदखल हो गया है डाकू बाला। वो उठकर खड़े होते हुए बोला तो अब की दफ़ा बाला को इसकी बात में पॉइंट नज़र आया था। यार ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस जंगली बिल्ली का बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ना हो कि ये मेरे कमरे से बेदखल कर दे। जानता जाता हूँ मैं, कमरा तो मेरा ही है और बीवी भी मेरी ही है। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपनी चीज़ों पर कब्ज़ा नहीं करने दूँगा इसे। वो अगले ही लम्हे उठकर कमरे की तरफ चला गया तो सरदार भी अपनी जगह से उठते हुए वापस दीवान के पास जाने लगा था। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन इसके बगैर नींद भी नहीं आती थी ना। मासी, पता नहीं अब्बा कहाँ होंगे दिलदार, मुझे बाहर जाने दे, देकर आता हूँ। हो सकता है अब्बा कहीं नज़र आ जाएँ या हो सकता है ताया वापस आ रहे हैं। वो कब से इसका बाजू पकड़े खुद भी ज़मीन पे बैठा हुआ था और इसे भी साथ बिठाया हुआ था, जो कि इश्म इसके बाजू में बुरी तरह से कहती, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास रहेगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, ना तुझे ना इश्म को। तुम दोनों मेरी ज़िम्मेदारी हो, जब तक बाबा वापस नहीं आ जाते मैं किसी को जाने नहीं दूँगा। वो साफ इनकार कर गया था। वो तो ठीक है दिलदार, लेकिन मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, यहीं से देखकर वापस आ जाऊँगा। वो इसे समझाते हुए बोला, जिस पर दिलदार ने फिर से नफ़ी में सिलाया। जब अगले ही लम्हे रागा डाकू वहाँ दाखिल हुआ था। इसके हाथ में भारी सा छुरा था, जबकि इसके सारे कपड़ों पर खून ही खून लगा हुआ था। इसे देखकर वो दोनों हैरान रह गए। भला दिलदार मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैंने मार डाला, बहुत सारे लोगों को मार डाला। वहाँ बाहर बहुत बुरा हो रहा है, हर कोई मर रहा है, हर कोई जल रहा है। औरतों के साथ ज्यादती की जा रही है, हर कोई मर रहा है। पुलिस वाले तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है और इन सब में तुम्हारा मामू भी शामिल है। मुझे इस तरह से मत देखो दिलदार, मेरे बच्चे, रिजवान ने सब कुछ करवाया है। तुम्हारे बाप ने इसे अपना दोस्त समझा, इसे अपना राजदार बनाया, लेकिन वो आस्तीन का साम निकला। इसी ने हमारे यहाँ पर हमला करवाया, इसने सब कुछ तबाह करवाया। इंस्पेक्टर साबर और कांस्टेबल कमरान के साथ मिलकर कांस्टेबल रिजवान ने कबीले पर हमला करवाया, सिर्फ और सिर्फ इनाम की रकम हासिल करने के लिए, अपने कब्र पर नए सितारे लिखवाने के लिए, प्रमोशन के लिए। वो इतना गिर के अपने ही उनके रिश्तों को दागा देंगे। मैं नहीं जानता तुम्हारे माँ बाप जिंदा भी हैं या मर चुके, बस इतना जानता हूँ कि इस वक्त यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है और मैं तुम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। चलो यहाँ से। वो इन दोनों के साथ थमते हुए इन्हें जबरदस्ती अपने साथ घसीटने लगा, लेकिन सरदार इसके साथ जाने को तैयार नहीं था। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें नहीं लेकर जा सकते। बाबा ने बोला है कि यहीं पर रहना, ये जगह महफूज है और हम कबीले से बाहर नहीं जाएंगे। हमने अपना कबीला नहीं छोड़ना, ये मेरे बाबा की जगह है, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। मुझे इस जगह की हिफाजत करनी है, इस जगह की निगरानी करनी है। ये कबीला मेरे बाबा ने गोद लिया था, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और ना ही इन दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। वो इसे देखते हुए बोला, जबकि रागा डाकू तो इसे देखकर हैरान रह गया था। इसे हरगिज़ इससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। पहले अपनी जान बचा ले दिलदार मेरे बच्चे, इसके बाद किसी और की जान पर जान देना। ये कबीला जलकर राख हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। चल मेरे बच्चे, मैं तुझे यहाँ से लेकर चलता हूँ। मैं तुम लोगों को एक महफूज ठिकाने पर लेकर जाऊंगा। वो इन्हें समझाते हुए बोला, जिस पर वो साफ इनकार कर गया था। हमारे लिए हमारा महफूज ठिकाना हमारा कबीला है और हमें यहाँ मौत भी आ जाए तो कोई डर नहीं, हम कबीला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो साफ इनकार करके गया था, जबकि रागा डाकू इसे देखकर रह गया। ठीक है मेरे बच्चों, अगर तुम लोगों को यहाँ पर इस कमरे में रहना है तो मुझे मंजूर है, लेकिन कम से कम एक महफूज जगह पर तो चलो। ऐसा करो, इस कमरे में चलो, वो कमरा पक्का है, वहां पर तुम कम से कम तुम तक आग की तो लिपटें तो नहीं पहुंचेंगी, किसी बंदूक की गोली नहीं पहुंचेगी। लोहे का दरवाजा अंदर से बंद कर लो, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक दरवाजा किसी के लिए मत खोलना। इतना तो कर सकते हो ना, इतना यकीन तो कर सकते हो अपने ताया पर, तुम्हारे बाप का आखिरी खून का रिश्ता। वो इसे देखते हुए बोला, जबकि ना चाहते हुए भी दिलदार इस पर यकीन करने पर मजबूर हो गया था। वो अपनी जान पर खेलकर आधी रात को यहाँ तक आया, तो वो यकीन के काबिल तो था ही। ठीक है, हम आपके साथ जाने को तैयार है, लेकिन हम कबीले से दूर
नहीं जाएंगे, हम बाहर वाले कमरे में रुकेंगे, आप बाबा और अम्मी को लेकर वहीं आइएगा। वो इसे देखते हुए बोला, जबकि इसकी आखिरी बात सुनकर राघा डाकू की लबों पर शातिर सी मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो बड़ी सफाई से छुपा था। हाँ में सर हिला गया था। हाँ हाँ ठीक है मेरे बच्चों, ऐसा ही होगा। और मैं तुम लोगों को वहाँ बाहिफाजत छोड़ रहा हूँ। वो इन दोनों को हाथ थामता जबरदस्ती ने अपने साथ कबीले से बाहर लेकर जाने लगा। हेमे से बाहर कदम रखते ही से हर तरफ चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। ईशम को अपने कंधे पर उठाए वो तेजी से भागता हुआ इसे लेकर जा रहा था, जबकि बाला की तो कोशिश यही थी कि आगे पीछे चलती गोलियों या फिर चलती आग की लिपट में कहीं ईशम ना आ जाए। इस वक्त इसे खुद से भी ज्यादा अपनी इस मासूम बहन की परवाह हो रही थी, जो थोड़ी सी सख्ती झेलकर बाहर में जलने लगी थी। हाल वो कमरे में दाखिल हुआ तो बाला आराम से बेड पर सोई हुई थी। मजाल थी जो इसके चेहरे पर जरा बराबर फिक्र हो कि इसका छोरा आधी रात को इसे छोड़कर कहाँ गया है। बीवी बहुत जालिम औरतें देखी हैं, लेकिन जाने तुम किस पर गई हो। एक लम्हे के लिए भी सोच तो लेती कि शोर बार सर्दी में पड़ा है और तुम कैसे मजे से नींद ले रही हो। इसे सच में से इस तरह से बेगम सोते देखकर अफसोस हुआ था। ज्यादा कुछ ना सही, लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि वो अब तक सोई नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों की नींद पूरी कर रही है। अपनी किस्मत पर अफसोस करते हुए चेंज करने जा चुका था, जबकि इसकी अलमारी की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीजें निकाल कर बाहर चेक की गई हो, इसके बाद इन्हें वापस इसी अंदाज में रखने की कोशिश की गई हो जिसमें इसकी बीवी नाकाम हुई थी। एक ड्रेस सेलेक्ट करते हुए इसने पूरी अलमारी का कबाड़ा निकाल दिया। इसने हैरत से सोचा, इसने जब बेला के लिए शॉपिंग की थी तो सब कुछ लाकर बहुत सलीके से अलमारी के अंदर रखा था और एक भी चीज को इधर से उधर नहीं होने दिया था। यहाँ हर चीज पूरी गहराई से चेक किया गया था। खैर इसकी चीजें थी, अगर वो चेक कर भी रही थी तो इसमें क्या गलत है, सोचकर वो कंधे झुकाते हुए अपने कपड़े निकालता वॉशरूम में बंद हो चुका था। वॉशरूम में दाखिल होते ही इसकी पहली नजर सामने शीशे पर पड़ी, जिसके ड्रेसर पर काफी सारी कांच की चूड़ियां पड़ी हुई थी। साथ में कुछ टैपर्स भी पड़े हुए थे। इसे याद है कि कानों या गले में पहनने वाली चूड़ी को इसने इस वक्त अपने हाथों में उठाया हुआ था, और ये वाले छोटे छोटे टैपर्स इसने अपने कानों में पहन रखे थे, या शायद इस वक्त उतारकर इसने यहाँ फेंक दिए थे। इसलिए छोटी चूड़ियों और टैपर्स को वापस इसकी चूड़ियों और टैपर्स को वहां बड़ी एक तराज में रखते हुए इसने काफी एहतियात से संभाला था। इसके देखने का अंदाजा सा था, या फिर इसकी नजर बाला की हर चीज पर जाती थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बाला की छोटी चीज को नोट करता था। बेशक इसके कान के ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद वो सिर्फ एक छोटा सा तिल ही क्यों ना हो, इसकी नजर हर चीज पर रहती थी। वो चंच करके बाहर निकला तो वो बेड पर बीचों बीच लेटी हुई थी। एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि वो कौन सा बेड पर जाकर सोए, लेकिन फिर कौन सी साइड पर जाकर सोए, लेकिन फिर ये सोचकर कि इसने अपनी सोच पर लानत भेजी थी कि वो अपनी जाती बीवी जाती बीवी थी जिसके साथ वो कहीं पर भी सो सकता था। इसके लिए इतना सोचकर अपना वक्त बर्बाद करने की रहमत करने की जरूरत हरगिज नहीं थी। और इस सोच के साथ बेड पर आते हुए वो पूरी तरह से फैलकर इसके साथ जुड़कर आकर लेट गया था। इसे लगा था कि अगले 2 मिनट में बेला एक जबरदस्त किस्म का करंट लगेगा और अगले ही लम्हे वो उठकर बैठते हुए इसे कोसना शुरू कर देगी, या फिर वो घबरा जाएगी, या फिर इसके इतने करीब क्या कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इसे लेटते हुए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि वो पूरी तरह से बेला के रिएक्शन का मुंतजर था। जब बेला का नाजुक सा हाथ इसके सीने पर आकर टिका था, उसके साथ ही बेला ने अपनी टांग भी पूरे हक से इसकी टांगों पर लाकर दर्द दी थी। वो हैरान होता पूरी तरह से इसके चेहरे पर नसें जमाई से देखने लगा, जब इसने नींद की कैफियत में अपना सर भी इसके सीने पर घुसा दिया। अब की दफा बाला को झटका लगा था। वो चाह सा कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले ना तो सिर्फ नाज़िक को कभी महसूस किया था और ना ही कभी किसी औरत के इतने करीब किया था। अपनी ही बीवी का लम्हे से बुरी तरह से झंझोड़ कर रख गया था। वो अपना अच्छा खासा कंफ्यूज होकर रह गया था। इट्स ओके बाला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तेरी बीवी है, इसके साथ तेरी सारी जिंदगी गुजारनी है तूने। इसने जैसे खुद को समझाया था, दिल की धड़कनें जैसे 200 की स्पीड से दौड़ने लगी थी। इसने अपने दिल के मकाम पर अपना हाथ रखते हुए इसे रिलैक्स करने की कोशिश की थी। बाला जो लम्हे में लोगों को मोहब्बत के मौत के गांठ उड़ा देता था, आज पहली दफा खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। अपने दिल की धड़कनें सर ता पैर भागती महसूस करके वो अच्छा खासा नर्वस हो गया था। इसे कभी नहीं लगा था कि बिला की कुर्बत का इसका ये हाल कर देगी। हाँ, लेकिन ये सच था कि पहली दफा इतने नजदीक किसी औरत के वजूद ने इसे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अगर ये कहा जाए कि वो बेला के जाग जाने से डर रहा था तो ये गलत नहीं था। यार ये बीवियां तो बड़ी खतरनाक चीज होती हैं। ये सोते हुए मुझे इतना डरा रही है तो जागते हुए मेरी क्या हालत करेगी। अरे यार अल्लाह, कहीं गलत जगह तो दिल नहीं लगा बैठा हूं मैं। इसने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करते हुए इसे अपनी आंखें बंद कर ली थी, जबकि बेला को अपने नजदीक महसूस करते हुए अपने सीने पर इसकी नरम गरम सांसें महसूस की थी। अब जैसे इसे अपनी हालत मजीद भी करते महसूस हो रहे थे अब जैसे इसे अपने हालात मजीद बिगड़ते हुए महसूस हुए थे। इसका मासूम दिल सीने में सर पर टकने लगा। इसकी गुर्बत के लिए ही तो वो कितने वक्त से बेकरार था। आज इसे अपने इतने नजदीक पाकर वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसने आहिस्ता से अपना हाथ बेला की नाजुक सी कमर पर रखा था और फिर अपने तमाम जज्बात पर लगाम डालते हुए इसकी तरफ कलम बदलते अपनी आंखें मूंद गया था। आज की सारी रात इसने जवान चश्मों को तपकते हुए सुलाना था। दुआम की आंखें तो सदाई से आईने के सामने खड़ा नजर आया था। इसे देखते ही इसने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ करवट ली थी, जो पूरी तरह से अपनी तैयारी में मगन था। काली रंग की शलवार कमीज में वो हमेशा की तरह जाज़ब नजर लग रहा था। डाकू जी, आज वलीमा होगा ना? आज हम वलीमा नदी की तरफ करेंगे। आप सबको पहले ही बता दीजिए कि सारी तैयारी इसकी तरफ की जाए। मैं भी नीचे चलती हूँ। दूल्हा दुल्हन के लिए नाश्ते की तैयारी भी तो करनी है ना। वो उठकर सीधी होती काफी एक्साइटमेंट में बोली थी। जहन में बहुत कुछ चल रहा था। कल बेला और बाला की शादी के बाद वो बहुत ज्यादा खुश थी। बेला के कबीले में आ जाने की वजह से इसकी खुशी को इंतहा न रही थी। आज इसने बहुत सारी रस्में करने का इरादा भी करके रखा था, इसलिए वो सुबह सुबह ही उठकर अपनी तैयारियां कर रही थी। बेड से उठते हुए इसने सरदार को अपनी प्लानिंग भी बताई थी, लेकिन इस तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब न पाकर वो हैरान हुई थी। वो इस कदर खामोश क्यों था? इस सोच के साथ इसने बेड से उठते हुए गहरी नजर पर डाली, जो पूरी तरह से अपनी तैयारी करने में मगन था। डाकू जी, शादी आपकी नहीं है, ये आप इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हैं? कभी परफ्यूम
पीछे रख रहे हैं, कभी बालों पर बार-बार कंघी कर रहे हैं, किसी को दिखानी है अपनी ये तैयारियाँ, ज़रा इधर मुझे बताएँ। वो इससे पूरी तरह से खुद में मगन पाकर हैरान हुई थी। कहाँ वो सुबह-सुबह अपनी तमाम तवज्जो इस पर मरकूज़ किए होता था और कहाँ वो इसे देख तक नहीं रहा था। ठाकुर जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपकी दफ़ा इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इसके करीब आकर खड़ी होती, हाथ कमर पर टिकाए सख्ती से बोली थी, "दादा इसे खुद की तरफ मुतवज्जो करने का था। हाँ, सुन लिया मैंने। वलीमा नदी की तरफ करना है, कह दूँगा।" वो कहते हुए एक दफ़ा फिर से अपने बालों में उँगलियाँ चलाकर ब्रश उठा चुका था, जिस पर वो अगले ही लम्हे इसके हाथ से ब्रश खींच चुकी थी। "क्या मसला है यार? मुझे अपनी तैयारी करने दो, नीचे जाना है, काम है मुझे। सारा दिन यहाँ पर वक़्त बर्बाद नहीं करना।" वो दोबारा से परफ्यूम उठाते हुए कहने लगा, जबकि इसका ये अंदाज़ देखकर वो हैरान ही तो रह गई थी। "आप तो रोज़ नीचे जाते हैं, रोज़ इतने सारे काम करते हैं, पहले तो कभी इतनी तैयारी नहीं की। इधर देखकर जवाब दीजिए मुझे।" वो इसकी तवज्जो इस हद तक आगे-पीछे की चीज़ों में देकर सचमुच में झटका खा रही थी। "कानों से सुनता हूँ मैं, आँखों से नहीं। तुमने जो बोलना है बोल दो, सुन रहा हूँ मैं। और जहाँ तक मेरे जवाब देने की बात है, तो मैंने मुँह से जवाब देना है, आँखों से नहीं। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप पीछे हटो, क्या रास्ते में खड़ी हो? समझ नहीं आ रहा? बहुत सारे काम है मुझे, तुम भी जाओ अपने काम करो।" वह कहते हुए अब की दफ़ा इसे अपने रास्ते से हटाता अलमारी की तरफ बढ़ते हुए वहां से अपनी चादर निकालने लगा, जबकि दवाम से तो ये बेरखुरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तेजी से इसके पीछे आते हुए इसकी गर्दन अपनी बाहों का हिसार बनाती इसके पीठ पर अपना सर रख गई थी। "डाकू जी, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे? आप मुझसे किसी बात पर नाराज हैं क्या? या आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे आप मेरे डाकू जी नहीं बल्कि कोई और है? मेरे डाकू जी तो मुझे कभी इस तरह से नजरअंदाज नहीं करते।" वो अच्छी खासी उदास हो गई थी, इसकी ज़रा सी बेपरवाही से बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसे तो अपने डाकू जी की तवज्जो खुद पर चाहिए थी। मेरी सजन साई मुझे भी कभी नजरअंदाज नहीं करती थी, लेकिन कल रात मैंने तुम्हें तकरीबन 10 से 12 दफा तो पुकारा ही होगा। अब उसके बाजू अपने गीत हटाते हुए बोला, जबकि इसकी पुकारने वाली बात पर वो मज़ीद हैरान हुई थी। इसने कब पुकारा था इसे? इसे तो मालूम भी नहीं था। आपने पुकारा था मुझे? कब पुकारा था ठाकुर जी? मुझे सच में नहीं पता। वो जाने लगा तो अगले ही लम्हे वो इसका बाजू पकड़ती इसके बाजू के साथ लिपट गई थी, जबकि इसके बार-बार यूँ करीब आने पर सरदार का दिल मचल-मचल कर बाहर आ रहा था, लेकिन वो इतनी आसानी से तो इसे राज़ी नहीं होने वाला था। पहली दफ़ा तो वो खुद से नाराज़ हुआ था। वो चाहता था कि वो इसे मनाए। वो नहीं जानता था कि वैसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है, लेकिन इसका दिल चाहता है कि वो अपनी जुबान के सामने एक बच्चा ही बन जाए। जिस तरह वो इसके रूठने पर से मनाता है, इसकी छोटी-छोटी ख्वाहिशात का एहतराम करता है, बिल्कुल इसी तरह वो चाहता था कि इस दफ़ा इसकी सजन साई से मनाए। इसका सोना मुखड़ा, इसकी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखे। वो इसके मामले में बहुत ज़्यादा मतलबी होता जा रहा था। हाँ, पुकारा था। हाँ, पुकारा था। मैंने कल रात में बार-बार पुकारा था, लेकिन तुम घोड़े-गधे बेचकर सो रही थी। अब ऐसा करो, सोती रहो या फिर सारा दिन कबीले में मौज मस्ती करती रहो। जब रात को थक जाओ आकर सो जाना। सुबह फिर से उठकर कबीले में चली जाना। शोर जाए बाहर में, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी परवाह करने की। ऐसे ही नज़रअंदाज करती रहो मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि तुमसे कोई शिकवा ना करूँ। अब पीछे हटो, काम है मुझे। बाला का वलीमा है, बहुत कुछ देखना है। यहाँ पर तुम्हारे साथ वक़्त बर्बाद नहीं कर सकता। वो इसे पीछे हटाते हुए सचमुच में कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि दुआम की तो हालत खराब हो रही थी। इसका शोर इससे कौन-सी बात पर उठकर गया था, वो तो जानती तक नहीं। और यहाँ इसके इतने खतरनाक अंदाज में टूटने पर वो अच्छी-खासी परेशान भी हो गई थी। या अल्लाह, मैंने तो कभी भी अपने डाकू जी को नज़रअंदाज नहीं किया। पता नहीं कैसे वो मुझसे नाराज़ हो गए। प्लीज़ आप इन्हें मना दीजिए ना। आपको तो पता है मुझे बनाना भी नहीं आता। वैसे भी रूठना तो मेरा हक है ना। वो मुझसे ऐसे नहीं रूठ सकते। आप प्लीज़ इनके दिल में ये बात डाल दीजिए ना। रूठना हमेशा बीवियों पर सूट करता है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर लूँगी मनाने की। लेकिन आप ना इनके दिल में लेकिन आप ना इनके दिल में डाल दीजिएगा कि वो जल्दी-जल्दी मान जाए। मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वो हम परेशानी से पीछे दुआएँ माँगती अपने मसले का हल तलाश कर रही थी, लेकिन इस मसले का हल तो तब तक नहीं मिल सकता था जब तक मसला खुद हल ना होना चाहे। और यहाँ मसला यानी कि सरदार फिलहाल खुद ही मानना नहीं चाहता था, तो मसला हल होता कैसे? बेला की आँख खुलते इसने अपने आप को बाला की पनाहों में कैद पाया। एक लम्हे के लिए तो वो कुछ सोचे समझने के काबिल ही न रही। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो कितनी ही देर इस कैफियत को नाम ना दे पाई थी, जबकि बाला को अपने इतने करीब महसूस करके मानो उसकी सांसें थमने लगी थी। बाला का एक हाथ इसके नीचे से इसकी कमर को कैद किए हुए था, जबकि दूसरा हाथ भी इसकी गिद्ध ही बंधा पीछे बेड पर रखा हुआ था। जबकि दोनों बाल जबकि खुद बाला की एक टांग इसकी टांगों पर थी और बाजू इसके गिद्ध फैले हुए थे। इसने एक झटके से खुद को इससे दूर किया था, लेकिन वो इसकी मजबूत पनाहों का क्या करती जिसमें वो कैद थी। "हेलो मिस्टर, छोड़ो मुझे।" इसने कांपते हुए कम आवाज़ में इसे जगाना चाहा था, लेकिन फिर अचानक दिमाग में कुछ आया। हो अगर इसने इसे जागते पाकर इसकी ज्यादा ऐसी-वैसी कोई हरकत की तो? नहीं, चांसेस तो नहीं थे, क्योंकि कल रात तो खुद ही बड़े एटीट्यूड में कहकर गया था कि इसे छूने की इसे कोई हैसियत नहीं है। तो अब इस तरह की इस तो तो अब इस तरह इसके पास क्या कर रहा था? अगर तुम्हें मुझे छूने की हैसियत नहीं, तो तुम्हें भी अपने पास देखने की कोई हैसियत नहीं है मुझे। मिस्टर सिंह तब अपने से बड़बड़ाते हुए इसके बाजू पर अपना हाथ रखा, लेकिन फिर अजीब सी शर्म और हया से घबरा गई। जबकि वो आंखें खोलकर इसे यूँ अपनी बाहों में कैद देखेगा तो क्या पता नहीं क्या सोचेगा। वो इसकी सोचों को लगाम नहीं डाल सकती थी, इसलिए बेहतर था कि खुद ही कोई हल निकालती। और इस वक्त इसके पास वाई अपने नेल्स की और कोई हल नहीं था, जो कल इसको नकली लिखवाए गए थे। असल नेल्स तो इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से थे। हाँ, लेकिन ब्यूटिशियन ने खास असल नेल्स तो इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से थे। हाँ, लेकिन ब्यूटिशियन ने अच्छे हाथ से चिरेलू वाले नाखून लगा दिए थे, जो रात को बार-बार धोने के बाद भी नहीं उतरे थे। इसने अपने लंबे-लंबे नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए आहिस्ता से इसके हाथ की रगू पर जोर से चुटकी काटी थी, और इसकी इस हरकत ने अगले ही लम्हे बाला को बिलबिलाकर सीधा होने पर मजबूर कर दिया था, जबकि वो तीर की तेज़ी से इसके करीब से उड़ती दूर हो गई थी। "क्या कुछ कुछ किया है तुमने मेरे साथ, मेरे हाथ पर?" वो भी यकीनी सी कैफियत में इसे खुद से दूर जाते देखकर सवाल करने लगा। "क्या किया है मैंने, और मैं क्यों कुछ करूँगी? मैं तो अभी जागी हूँ। तुम रात को कहीं बाहर चले गए थे ना, वापस कब आए? छोड़ो व्हाटएवर, जब भी तुम आए मैं तुम्हारा कमरा है, जब चाहे आ सकते हो, जा सकते हो, मुझे क्या?" वो कहती हुई वॉशरूम में बंद हो गई थी। जैसे
वो इसका शोर ना हो बल्कि कोई गली का अनजान आदमी हो जिससे बात करना वो पसंद नहीं करती। पारा तो अच्छा खासा चिढ़ गया था। वो इससे अच्छी उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन इतनी बुरी उम्मीद भी नहीं रखता था। वो शादी की पहली ही सुबह अपनी बीवी के हाथों इस तरह से नज़रअंदाज हो रहा था, जैसे कहीं मौजूद ही ना। मुँह बनाते हुए इसने अपने बाजू सामने किया था। इसके हाथ पर नाखूनों के निशान थे। इसने हैरत से अपना हाथ देखते हुए वॉशरूम से मुँह धोकर बाहर निकलती बेला की तरफ देखा था, जिसके नाखून बिल्कुल छोटे-छोटे से थे। एक लम्हे के लिए इसे वहम होने लगा कि कमरे में इनके तीनों के अलावा भी किसी तीसरे की मौजूदगी है। चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, या अल्लाह रहम। एक चुड़ैल आ गई है मेरी ज़िंदगी में, कितनी चुड़ैलों को बेचने का इरादा है। मुझसे एक ही बर्दाश्त नहीं हो रही, बस मन की तरफ देखते हुए बोला। जबकि इसकी बड़बड़ाहट को तो वो समझ नहीं सकती, हाँ, लेकिन इसे लगा था जैसे इसने किसी का नाम लिया हो। क्या बकवास की है तुमने? चल तू जलाल तू बेला को टाल तू। ओहो मिस्टर, अपनी मर्ज़ी से मुझे अपनी ज़िंदगी में लाए हो। मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारे सर पर बंदूक रखकर तुमसे निकाह नहीं किया, बल्कि तुमसे ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया है, और अब तुम मुझसे निकाह करके इस तरह से मज़लूम बन रहे हो जैसे खुदा वास्ता मैंने तुम पर ज़ुल्म कर दिया हो। रात को भी ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे थे, अब भी दिखा रहे हो। अगर इतनी ही बुरी लगती हो तो वापस भेज दो। अभी वो कुछ कह नहीं पाई थी जब वो तेजी से उठते हुए इसके नाजुक लबों पर अपनी हथेली जमा किया। खबरदार, जो ये लफ्ज़ दोबारा अपने मुँह से निकाले तो मैं दुनिया से बेच सकता हूँ बेगम साहिबा, लेकिन अपनी ज़िंदगी से नहीं। तुम आ तो गई हो, लेकिन अब कभी जा नहीं पाओगी। मोहब्बत की है मैंने तुमसे, और हमारे कबीले में मोहब्बत करने वालों को छोड़ा नहीं जाता, और वैसे भी तुम्हारे साथ तो पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये तो तुम्हारी भूल है कि तुम कभी डाकूबाला की पहुँच से दूर जा सकती हो। सारी ज़िंदगी मेरे साथ मेरी पनाहों में गुज़ारोगी तुम। लेकिन तुमने तो कहा था कि मुझे छूने की हसरत नहीं है तुम्हें। वो न जाने कैसे अपने दिल में अभी बात लबों पर ले आई थी। पहले तो वो खुद ही अपनी आवाज़ अपने कानों में पड़ती महसूस करके हैरान हुई थी, और इस तरह से शिकवा क्यों कर रही है? हालाँकि इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस आदमी से। मुँह मेरी हसरतें जान जाओगी तो 10 दिन मुझसे मुँह छुपाते फिरोगी। बेगम, इसलिए बेहतर है कि फ़िलहाल मेरी हसरतों को मेरे दिल में दबे रहने दो। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा तुमसे कि ज़्यादा वक़्त नहीं है तुम्हारे पास। तैयार हो जाओ, आज खैर से वलीमा होगा हमारा। फ़िलहाल हल्की-फुल्की तैयारी करो, नाश्ता करने नीचे चलना है। वो पुरसुकून अंदाज़ में कहता वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि बेला गहरे-गहरे साँस लेती इसके दूर हटने पर अपने लिए कपड़े निकालने लगी थी। लास्ट वाला सीन बहुत मतलब कि बहुत फ़नी था, मुझे बहुत हँसी आई। जब बाला ने उससे कहा ना कि जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, और बेला ने क्या सुना कि आई जल तू जलाल तू आई बेला को टाल तू। दिस इज़ रियली फ़नी, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये एपिसोड पसंद आई होगी। अम, उम्मीद मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।